पोजीशन थी किंगडम के इन्फेमस एग्जीक्यूशनर लाइक फर्स्ट प्रिंस के एस्कॉट नाइट की। जैसा डर था उसके उल्टा काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। प्रिंस पहली नजर में थोड़ा एरोगेंट लगता था, लेकिन वो बिना रीजन के क्रूअल या वायलेंट नहीं होता था। रूमर्स जो बोलती थी उसकी उलझ रियलिटी उन रूमर्स से बहुत अलग थी। एक रेनी डे को प्रैक्टिस के दौरान एड्रियन ने इतनी जोरदार तरीके से सोड घुमाई कि एक वुडन ट्रेनिंग सोड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। ये सब देखकर कार्ल को एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हुई कि उसके हाइनेस सच में एक ग्रेट पर्सन बनेंगे। उस वक्त कार्ल यही बिलीव करता था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में वापस आई। एड्रियन ने ओपनली बोला कि उसे आर्विन चाहिए। ये सुनकर कार्ल सोचने लगा कि शायद उसने अपने हाइनेस को गलत जज कर लिया था। तब आर्विन ने पूछा कि क्या एड्रियन सच में यही चाहता है। जवाब में एड्रियन ने स्मर्क किया और क्लियरली बोला कि आर्विन सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रेनी नाइट है जो एक सिंगल रोग प्रिंस को भी हरा नहीं सकती। लेकिन जो उसे चाहिए था वो उसका करंट स्टैंडिंग नहीं था। जो उसे चाहिए था वो आर्विन किरियन नाम की नाइट का पोटेंशियल और फ्यूचर था। उसने एक्सप्लेन किया कि उसे एक ऐसा नाइट चाहिए जो उसे अपनी चॉइस से फॉलो करे, ना कि वो जो सिर्फ रॉयल कमांड की वजह से उसके पास है। उसे एक ऐसा नाइट चाहिए था जो सिर्फ उसका हो। उसने एक्नॉलेज किया कि आर्विन में सोड के साथ जेन्युइन टैलेंट है और उसे ऑफिशियली अपना नाइट बनने को कहा। आर्विन शॉक में फ्रीज हो गई। उसने अपने पास्ट के बारे में सोचा और एक्सप्लेन किया कि वो वही नाइट बन चुकी है जिसका उसने हमेशा ड्रीम देखा था। फिर भी किसी ने उसे कभी नाइट की तरह ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसने सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया। उसने सारे दूसरे ट्रेनीज को हरा दिया और इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के बावजूद उसे कभी ट्रू नाइट नहीं माना गया। जब एड्रियन ने कहा कि उसे उसका पोटेंशियल और फ्यूचर एज अ नाइट चाहिए, तो आर्विन को शक हुआ कि क्या उसके वर्ड सच में सिंसियर थे। आर्विन ने उससे एक प्रॉमिस मांगा। उसने बोला कि उसे एज अ वुमन नहीं बल्कि एज अ नाइट ट्रीट किया जाए। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो ये मान लेता है तो वो उसकी बात मानेगी। एड्रियन ने ये प्रॉमिस मान लिया। आर्विन घुटनों के बाल बैठी और खुद को आर्विन, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द किर्गियन फैमिली डिक्लेयर किया। उसने प्रिंस एड्रियन लीनबर्गर के लिए अपनी लॉयल्टी प्लेज की और अपनी सोड और बाकी लाइफ उसको डेडिकेट कर दी। एड्रियन ने अपनी सोड उसके शोल्डर पर रखी और एड्रियन लीनबर्गर और लीनबर्गर की लेजिटिमेट ब्लड लाइन के नाम पर उसे ऑफिशियली नाइटेड किया। उसने उसे ब्रेव, पोलाइट और लॉयल रहने का इंस्ट्रक्शन दिया। फिर सीन आर्विन की डिलिजेंट ट्रेनिंग दिखाती है। उसे देखते हुए कुछ दूसरे ट्रेनीज आपस में विस्पर कर रहे थे। वो स्काउंड्रल को लॉयल्टी देने के लॉजिक पर सवाल उठा रहे थे और डाउट कर रहे थे कि क्या इस ओथ का कोई सेंस है। उनका क्लेम था कि ये ओथ एक बेट के पार्ट के रूप में ली गई थी और इसे किसी तरह इनवैलिडेट कर देना चाहिए। उन्होंने सुना था कि आर्विन ने हेल्प लेने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा सिचुएशन सस्पिशियस लग रहा था। उनके लिए इट स्मेल्ड फिशी। उन्होंने स्पेक्यूलेट किया कि आर्विन और प्रिंस के बीच कोई रिलेशनशिप हो सकता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि एड्रियन को अपीयरेंसेस मेंटेन करने होंगे और वो उसे मिस्ट्रेस नहीं बना सकता था, तो उसने एक नाइट्स ओथ को कवर की तरह यूज किया। उन्हें शुरू से ही ये सब अजीब लगा था। खासकर वो सवाल कर रहे थे कि वो उसके जैसे इंसान द्वारा रखे गए सस्पिशियस डुअल में पार्टिसिपेट ही क्यों करेगी। कहीं और एड्रियन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। गुस्से में सवाल किया कि क्या वो किसी तरह का एक्सेस ऑफ ईविल है और रोतास किया कि उसे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो दुनिया का सबसे वर्स्ट पर्सन हो। कार्ल ने उसे याद दिलाया कि उसने कुछ दिन पहले फाइनल डुअल के दिन क्या कहा था, कि उसे ऐसा नाइट चाहिए जो सिर्फ रॉयल ऑर्डर की वजह से उसके पास ना रहे। एड्रियन ने ये माना और एक्सप्लेन किया कि ये बस सच्चाई है। उसने पॉइंट आउट किया कि अगर तुरंत कोई रॉयल ऑर्डर आता है तो कार्ल को कहीं और जाना पड़ेगा। उसने ऐड किया कि अगर कार्ल ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो बाद में हमेशा वाव ले सकता है। कार्ल ने पूछा कि अगर वो वाव लेता है तो क्या एड्रियन उसे एक्सेप्ट करेगा। एड्रियन ने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि कार्ल को रेज करने में कोई मजा नहीं है। कार्ल ने जवाब में बस चकलिंग की। जल्दी ही एड्रियन को एक लेटर मिला। उसके कंटेंट्स में कंफ्यूजन था कि उसे कन्फाइनमेंट से 1.5 महीना यानी अ मंथ एंड अ हाफ पहले रिलीज क्यों कर दिया गया। उसमें रेफरेंस था कि जब उसे प्रिंसेस पैलेस में फेंका गया था तो ऐसा लग रहा था कि वो अब कभी दिखेगा ही नहीं। ये पढ़कर एड्रियन ने माना कि उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि वो ओल्ड मैन क्या सोच रहा था। कार्ल ने पूछा कि क्या एड्रियन खुश है कि उसका कन्फाइनमेंट फाइनली ओवर हो गया है। एड्रियन ने जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रिंसेस पैलेस छोड़ भी दे तो उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। वो किसी को जानता नहीं था और ना ही किसी से मिलना था। उसी मोमेंट एक मेड पास आई और अपोलोजाइज किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने गलती से हाइनेस के नाम का एक इन्विटेशन देख लिया था। उसने उसे इन्विटेशन कार्ड थमा दिया। एड्रियन ने उसे पढ़ा और नोट किया कि ये स्पेशल यंग लॉर्ड्स के एक सोशल क्लब के लिए था, एक सोशल गैदरिंग जिसका वो कभी मेंबर था। उसने सोचा कि क्या ये कोई अजीब जगह है। मेड ने हेजिटेट किया और ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया कि विमेन के लिए यंग लॉर्ड्स के पास टाइम्स अक्सर इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं।
इससे एड्रियन ने कंक्लूड किया कि ये शायद बस ड्रिंकिंग और चेजिंग स्कर्ट्स का क्लब होगा। उसने पहले तो इस आइडिया को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि वो ट्रेनिंग में बहुत बिजी है और उसके पास ऐसी यूजलेस गैदरिंग में जाने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन जब उसने इनविटेशन पर एलाई फैमिली का नाम देखा तो उसकी मेमोरीज में कुछ स्टर हुआ। उसके मटर्नल अंकल के मुताबिक उस फैमिली ने एंड तक मोना हार्ट के कॉन्सेप्ट को पकड़े रखा था और लगभग 100 साल पहले रुइन हो गई थी। ये रियलाइज करके एड्रियन ने डिसाइड किया कि उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। मेड ने उसका डिसीजन एक्नॉलेज किया और कहा कि वो उसका अटायर प्रिपेयर करेगी। जब एड्रियन इस चॉइस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसने धीरे से होप किया कि वो हाउसहोल्ड अभी तक कंप्लीटली पैथेटिक स्टेट में नहीं होगा। ट्रैश फर्स्ट प्रिंस की बॉडी को पसेस किए हुए और ट्रेनिंग शुरू होकर वेट लॉस स्टार्ट हुए पूरे 4 महीने बीत चुके थे। एक टेलर टॉर खासकर एड्रियन के लिए एक ब्लैक आउटफिट क्राफ्ट कर रहा था। जब एड्रियन ने वो कंप्लीट कपड़े पहने तो टेलर विजिबली एक्साइटेड हो गया और ईगरली पूछा कि क्या उसके हाइनेस आउटफिट से सैटिस्फाई है। टेलर ने जोर देकर कहा कि एड्रियन के इंस्ट्रक्शंस का एक भी वर्ड छोड़ा नहीं गया था। कलर ब्लैक था, ऑर्नामेंट्स को एब्सोल्यूट मिनिमम रखा गया था और ओवरऑल डिजाइन जानबूझकर सिंपल रखी गई थी। इस सिंप्लिसिटी के बावजूद टेलर ने प्राउडली बोला कि एड्रियन की डिग्निटी पूरी तरह इंटैक्ट रही। मिरर के सामने खड़े होकर एड्रियन ने देखा कि उसने सच में बहुत ज्यादा वेट लूज किया था। टेलर ने एक्साइटमेंट के साथ ये कंफर्म किया, ये कहते हुए कि एड्रियन की मेजरमेंट्स आधी से ज्यादा कम हो गई हैं। ये सुनकर एड्रियन ने टेलर को रॉयल बैंक्वेट के लिए भी आउटफिट बनाने का काम सौंप दिया। टेलर ने एंथुजियाज्म के साथ रिएक्ट किया और तुरंत काम शुरू करने को रेडी था, लेकिन एड्रियन ने उसे स्माइल करते हुए रोका और थोड़ा और वेट करने को कहा, एक्सप्लेन करते हुए कि तब तक उसकी मेजरमेंट्स फिर से चेंज हो जाएंगी। जैसे जैसे टाइम गुजरा, एड्रियन ने सोचा कि उसके हाउस अरेस्ट को होते हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। अब वो खुद को स्पेशल नोबल सन्स के उस कर्स्ड सोशल क्लब के रास्ते पर मिला। उसने सोचा कि प्रिंस होना सच में कितनी एग्जॉस्टिंग पोजीशन है। इसमें सब कुछ स्टाइफलिंग लगता था, कपड़ों से लेकर कैरेज, गार्ड्स और यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग तक, सब कुछ अटली सफोकेटिंग लग रहा था। कैरेज के अंदर एक मेड एड्रियन के बगल में बैठी थी। उसने उसकी नेक पर एक वूंड देखा और उसके बारे में पूछा। मेड ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी अपनी इनएडिक्वेसी की वजह से था और कहा कि उसके हाइनेस ने उसे डांटा था, जो बिल्कुल सही था। ये सुनकर एड्रियन इंटरनली गुस्सा हो गया और रियलाइज किया कि रियल एड्रियन एक क्लमजी और ऑफुल इंसान था। जितना गहरा वो इस बॉडी के पास्ट में जाता गया, उतनी ज्यादा हॉरर स्टोरीज उसे मिलती गईं। उसने रियलाइज किया कि ऑल्दो वो इस मेड को मन से देख रहा था, उसे उसका नाम तक नहीं पता था। 78% पर उसने आखिरकार उसका नाम पूछा। स्टार्टल्ड होकर मेड ने अपना इंट्रोडक्शन अडेलिया बायन के रूप में दिया। बायन नाम सुनकर एड्रियन को लगा कि ये जाना पहचाना साउंड कर रहा था। अडेलिया ने एक्सप्लेन किया कि ये एक ऐसी फैमिली थी जो मुश्किल से नोबल रजिस्ट्री में अपना नाम बचा पाई थी। इस बात से एड्रियन डीप रिफ्लेक्ट करने लगा, सोचता रहा कि वो ये नाम ऐसी जगह पर दोबारा कैसे सुन सकता है। उसके थॉट्स दूर पास्ट में चले गए, उस टाइम पर जब किंगडम्स या सिटीज भी नहीं थे। कॉन्टिनेंट की कई रेसेस में ये वो एरा था जब वीक ह्यूमंस को नेचुरली लूट लिया जाता था और मार दिया जाता था। कुछ लोग थे जिन्होंने उस स्पीशीज की इस मिजरेबल हिस्ट्री का एंड किया। एक लंबी और ग्रेट वॉर के एंड में वो सेवियर्स निकले जिन्होंने फाइनली ह्यूमंस को कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट स्पीशीज बना दिया। लोग उन्हें द 5 इलेक्टर्स कहते थे। उन 5 हीरोज में से एक थे किंग ऑफ द जायंट्स। 77% पर स्टोरी उस हीरो पर फोकस्ड हुई जिसने जेटल का हेड सेवर्ड किया और एक्सप्लॉयटेशन की लंबी हिस्ट्री को एंड किया। वो हीरो टायरन ब्लडेड सॉर्ड मार्की एग्नेस बायरन के नाम से जाना जाता था। एड्रियन को याद आया कि एग्नेस ने उस पावर का यूज करके काउंटलेस मॉन्स्टर्स को कैसे स्लॉटर किया था। उसने डिस्कम्फर्ट में अपने कान कवर कर लिए। उसने सोचा कि सिर्फ इमेजिन करके ही उसके कान डर्टी फील हो रहे थे। फिर उसने रिफ्लेक्ट किया कि ये कितना शॉकिंग था कि बायन फैमिली का डिसेंडेंट ऐसी स्टेट में आ गया था, और सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा कि चीजें इस तरह टर्न आउट हुई। उसी मोमेंट काल वहां आया और एड्रियन को इन्फॉर्म किया कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। एड्रियन ने अडीलिया से कहा कि वो बाद में बात करेंगे। उसके इस सडन डिसमिसल से काल और अडीलिया दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी पास आया और एड्रियन के सामने डीपली बाउट किया। उसने अपना इंट्रोडक्शन एली फैमिली के बर्नार्डो के रूप में दिया और फॉर्मली प्रिंस एड्रियन लीनबर्गर का ग्रीट किया। उसने एड्रियन को सेफ और वेल देखकर बहुत हैप्पीनेस एक्सप्रेस की। एड्रियन ने उसे केयरफुली ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि ये आदमी एली फैमिली का डिसेंडेंट था। उसे देखते हुए एड्रियन ने सोचा कि वो सिंपली एक पंक जैसा लग रहा था। बर्नार्डो ने कमेंट किया कि इतना पतला होने के लिए एड्रियन को बहुत सफर करना पड़ा होगा और नोट किया कि उसका फेस स्ट्रेंज लग रहा था। उसने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि हो सकता है एड्रियन की बॉडी अभी भी अनवेल हो। एड्रियन ने बर्नार्डो के शोल्डर पर हाथ रखा और स्माइल किया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो फाइन है और बस ये सोच रहा था कि यहां आना राइट चॉइस था। उसने ऐड किया कि बर्नार्डो की वजह से ये दिन बहुत एंटरटेनिंग होने वाला था। वेन्यू के अंदर नोबल्स पूरी तरह से ड्रंक दिख रहे थे, खुलेआम विमेन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और बिना किसी रेस्ट्रेंट के इंडल्ज कर रहे थे।
एड्रियन को देखते हुए बर्नार्डो को ये सिचुएशन स्ट्रेंज लगी। नॉर्मली ये ट्रैश प्रिंस अब तक ड्रंक होकर सबको हरास कर रहा होता। एटमॉस्फेयर पहले से डिफरेंट फील हो रहा था। सडनली एक ड्रंकन नोबल एड्रियन की तरफ स्टैगर करता हुआ आया और बोला कि उसने रूमर्स सुने हैं कि एड्रियन आर्विन को लायन फायर कासल में ले आया है। उसने रिमार्क किया कि रूमर्स लाइक वाइल्ड फायर फैल चुके हैं। ये सुनकर दूसरे नोबल्स ने रिग्रेट शो किया, क्लेम किया कि वो बहुत लेट हो गए और वो भी उस वुमन में काफी टाइम से इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कंप्लेन किया कि अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो उन्हें पहले उसका ओथ क्लेम करना चाहिए था। ड्रंकन नोबल ने कंटिन्यू रखा, कहा कि आर्विन तो आर्मर में भी ब्यूटीफुल थी और वो तो बस इमेजिन ही कर सकता था कि उसकी बेयर स्किन कैसी होगी। इसके रिस्पॉन्स में एड्रियन ने कामली पूछा कि क्या उस नोबल के घर पर कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर है। उस आदमी ने रिप्लाई किया कि उसने पहले ही मेंशन किया था कि उसका एक यंगर ब्रदर है। बिना हेजिटेशन के एड्रियन ने एक पावरफुल पंच मारा जिसने नोबल को ग्राउंड पर गिरा दिया। वहां मौजूद सब लोग शॉक में फ्रीज हो गए। एड्रियन ने फिर उस आदमी को उसके मोस्ट वल्नरेबल एरिया पर ब्रूटली किक किया और कोल्डली डिक्लेयर किया कि ये रिलीफ की बात है कि उस आदमी की फैमिली लाइन कट ऑफ नहीं होगी। आज से यंगर ब्रदर ही फैमिली का एयर होगा। एड्रियन ने उस आदमी को बार बार स्ट्राइक किया। हर पंच ब्रूटल फोर्स के साथ लैंड हो रहा था। गैस्प, आहें हॉल में फैल गईं क्योंकि गेस्ट्स में शॉक और फियर की लहर दौड़ गई। नोबल के रीलिंग होने के बाद भी उसने उसे कॉलर से दोबारा पकड़ा और फिर से स्ट्राइक करने की प्रिपरेशन की। वो आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड उस सडन वायलेंस का रीजन जानने की डिमांड करने लगा। फाइनली अपने सामने प्रिंस को रिकॉग्नाइज करते हुए हॉल में साइलेंस छा गया जब एड्रियन ने अपना स्टैंड क्लियर किया। आई कैन एंड्योर बीइंग व्यूड एज अ विलन, अ स्काउंड्रल और वर्स, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट बीइंग ट्रीटेड एज वन। आसपास के नोबल स्टन्ड रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसका मतलब क्या था और सिचुएशन इतनी एस्केलेट क्यों हो गई थी। फिर बिना हेजिटेशन के एड्रियन ने डिसाइड किया कि उसके सामने वाला आदमी और भी पनिशमेंट डिजर्व करता है। एक सिंगल डेविस्टेटिंग पंच ने नोबल को रूम के पार उड़ा दिया, जहां वो क्रैश हुआ और कोलैप्स हो गया। फियर ने सबको पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने नोबल को अनकॉन्शियस होते हुए देखा। वो उस अनएक्सपेक्टेड बीटिंग से पूरी तरह डिफीटेड हो चुका था। उस पॉइंट के बाद एड्रियन ने बर्नार्डो को समन किया। वो यंग मैन इमीडिएटली नील हो गया। उसकी वॉइस कांप रही थी क्योंकि टेरर उस पर हावी हो चुका था। एक क्रूअल स्माइल के साथ एड्रियन ने उसे याद दिलाया कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है और प्रॉमिस किया कि जो उसका वेट कर रहा था वो प्लेजेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। बर्नार्डो फियर से फ्रोजन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रिंस इतना मर्सिलेसली क्यों एक्ट कर रहा था। एड्रियन ने फिर बर्नार्डो को ऑर्डर दिया कि वो कोर्ट नाइट्स को तुरंत समन करे। बिना किसी हेजिटेशन के बर्नार्डो ने ओबे किया और कमांड पूरी करने के लिए दौड़ गया। इस केओस के बीच एक गेस्ट ने सीन से फ्ली करने की कोशिश की, लेकिन एड्रियन ने उसे एक कोल्ड पियर्सिंग ग्लेयर से रोक दिया। अपनी की हुई डिस्ट्रक्शन के बीच खड़े होकर उसका फेस वायलेंस के फेंट ट्रेसेस से मार्क्ड था। एड्रियन ने हॉल को सर्वे किया। उसने कमांड किया कि वहां मौजूद सारी विमेन इमीडिएटली लीव कर दें। नोबल्स में पैनिक फैल गया और एक यंग मैन पूरी तरह से पैरालाइज्ड खड़ा था। फियर से ओवरवेल्म होने की वजह से मूव नहीं कर पा रहा था। उसके लेग्स ट्रेम्बल कर रहे थे, रिस्पॉन्ड करने से रिफ्यूज कर रहे थे। एड्रियन ने नोटिस किया और उस पर अपनी गेज फिक्स की। सबको याद दिलाया कि उसने सिर्फ विमेन को जाने का ऑर्डर दिया था। उसने कोल्डली इम्प्लाई किया कि वो आदमी भी फ्री टू गो था, बट इफ ही डज ही वुड नॉट लीव एज अ मैन। कुछ देर बाद एड्रियन ने अपना पैर एक फॉलन नोबल की चेस्ट पर फर्मली रख दिया। स्क्रीम्स हॉल में निकल पड़े क्योंकि टेरर अपनी पीक पर पहुंच चुका था। बाकी गेस्ट्स चुपचाप देखते रहे, इतने अफ्रेड थे कि इंटरवीन नहीं कर सकते थे। एड्रियन ने यह क्लियर कर दिया कि उनमें से किसी ने भी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। एक सिंगल पर्सन भी नील नहीं हुआ जैसा रिक्वायर्ड था। उसने रिकॉल किया कि एक नोबल ने कैसे शर्म के बिना उसे ओपनली मॉक किया था और दूसरे ने उसकी पर्सनल नाइट को उसकी आंखों के सामने इंसल्ट करने की हिम्मत की थी। गार्ड्स की तरफ टर्न होकर एड्रियन ने डिमांड की कि ऐसी सिचुएशन में कौन से क्राइम्स अप्लाई होते हैं। एक नाइट ने एक्सप्लेन किया कि ओपनली रॉयल्टी को डिसरिस्पेक्ट करना एक ग्रेव इंसल्ट है। उसने आगे कहा कि क्राउन की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना ट्रीजन से कम नहीं था। नोबल्स पेल पड़ गए चार्जेस की सीरियसनेस रियलाइज करते हुए। नाइट ने फिर एड्रियन के डिसीजन का वेट किया, पूछा कि वो किसको अपने घुटनों पर लाना चाहता है। एड्रियन ने एक सैटिस्फाइड चिलिंग स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया। उसका आंसर बिना वर्ड्स के क्लियर था। उसने नाइट्स को ऑर्डर दिया कि वहां मौजूद हर नोबल को अरेस्ट कर लो। ज्यादा देर नहीं हुई, एड्रियन को थ्रोन रूम में समन किया गया। किंग ने उसकी डांट लगाई कि जैसे ही उसका प्रोबेशन एंड हुआ उसने केओस मचा दिया। फ्यूरियस में पॉइंट आउट किया कि 14 नोबल फैमिलीज के सन्स को कस्टडी में लिया गया था। उसने एड्रियन पर रॉयल अथॉरिटी को अब्यूज करने और हर छोटी से छोटी एक्सक्यूज का एक्सप्लॉइट करने का अक्यूज लगाया। एड्रियन ने हाउएवर सिर्फ बोर्डम के साथ रिएक्ट किया।
किंग ने डिमांड की कि क्या उसके बेटे को सच में अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। इतनी सारी नोबल फैमिलीज इन्वॉल्व थीं, पॉलिटिकल बैकलैश को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और पनिशमेंट इनएविटेबल लग रही थी। एड्रियन ने कामली क्वेश्चन किया कि क्या उसके फादर अफ्रेड हैं, उन फैमिलीज और उनके रिएक्शन से अफ्रेड। उसने एक्सप्लेन किया कि अरेस्टेड नोबल्स तो अपनी हाउसहोल्ड्स के अंदर भी आउटकास्ट्स थे, ऐसे फेलियर्स जिन्होंने अपने ब्लड लाइन्स को सिर्फ शेम ही दी है। अपनी कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस के साथ उसने प्रपोज किया कि किंग को लेटर्स भेजने चाहिए। जब पूछा गया कि वो लेटर्स किसको एड्रेस होंगे तो एड्रियन ने अपना प्लान रिवील किया। उसने सजेस्ट किया कि डिस्ग्रेस्ड नोबल्स के ब्रदर से कांटेक्ट किया जाए, ऐसे लोग जो इंटरनल अनरेस्ट को सप्रेस करने में ज्यादा केपेबल थे। उसने कॉन्फिडेंटली पूछा कि क्या उसकी रीजनिंग फ्लॉट थी। किंग चुप रहे, क्लियरली प्रपोजल को कंसिडर कर रहे थे। एक लंबे पॉज के बाद उन्होंने सबको थ्रोन रूम से डिसमिस कर दिया। एड्रियन इस सैटिस्फैक्शन के साथ निकला कि उसने अपने फादर को स्पीचलेस छोड़ दिया था। बाद में एड्रियन ने अडेलिया से बात की, उसे कहा कि वो इतनी टेंस ना हो और अश्योर किया कि उसका उसे हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो डर और कंफ्यूजन से ओवरवेल्म्ड थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे समन क्यों किया गया है। एड्रियन ने उसे साइलेंस में ऑब्जर्व किया, ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि पुराने प्रिंस ने उसके साथ कितना हार्शली ट्रीट किया होगा। उसके फैमिली ने मुश्किल से नोबल स्टेटस बरकरार रखा था। उनका नाम रिकॉर्ड्स में एक फेडेड एंट्री से ज्यादा कुछ नहीं था। कभी प्राउड और पावरफुल रही बायन फैमिली सारी प्रेस्टीज खो चुकी थी। उनकी हीरोइक लेगेसी वैनिश हो चुकी थी। उनके एंसेस्टर्स के अचीवमेंट्स भुलाए जा चुके थे और उनकी पुरानी ग्लोरी बिना किसी ट्रेस के इरेज हो गई थी। अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए एड्रियन ने अडेलिया का स्टेटस चेक किया। उसने उसकी एप्टीट्यूड फॉर स्वॉर्ड्समैनशिप और माना के लिए उसकी सेंसिटिविटी देखी, और जो अगला सीन उसने देखा वो उसे स्टन कर गया। उसके ट्रेट्स ने एक टेरिफाइंग कॉन्ट्रडिक्शन रिवील किया। दिल से वो एक बुचर और वॉरमॉन्गर थी, कोई ऐसी जो ब्लडशेड में खुद को खो देगी और बैटल में रेवल करेगी। फिर भी वो वीक माइंडेड, केयरिंग, डिपेंडेंट और पूरी तरह से सर्विंग थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन उसमें अपनी मैडनेस को रिस्ट्रेन करने वाला कोई ट्रेट नहीं था। इस अनकंट्रोल्ड पावर को दुनिया पर अनलीश करने के थॉट ने उसे डर से भर दिया। उसके सामने जो डिसीजन था वो सिंपल नहीं था, फिर भी वो इतनी पोटेंशियल को इग्नोर नहीं कर सकता था। स्वॉर्ड्समैनशिप में एस रैंक टैलेंट इतना वैल्यूएबल था कि उसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे उसने उसे और स्टडी किया, उसने एक एक्सप्लॉयटेबल ट्रेट देखा, उसका सर्वाइल नेचर। उसे एक मास्टर के लिए एब्सोल्यूट डिवोशन में फुलफिलमेंट मिलता था। नाम से बुलाते हुए एड्रियन ने डिमांड किया कि अडेलिया उसकी लॉयल्टी की कसम खाए। इस रिक्वेस्ट ने उसे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका असल में क्या मतलब है। उसने एक्सप्लेन किया कि ये ओथ उसे उसका नाइट बना देगा और इंसिस्ट किया कि ये अभी इमीडिएटली स्वेयर किया जाए। ओवरवेल्म्ड होकर अडेलिया घुटनों पर गिर गई। डिमांड को प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए एड्रियन ने उसे उसके फैमिली की इनसिग्निफिकेंस याद दिलाई और प्रॉमिस किया कि वो उसके हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इन एक्सचेंज उसे अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी की कसम खानी होगी, लाइफ भर उसे अपना मास्टर मानकर सर्व करना होगा और बिना झिझक ओबे करना होगा। उसने डिक्लेयर किया कि अगर वो अपनी मैडनेस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो उसके लिए उसे कंट्रोल करेगा। जब अडेलिया ने पूछा कि क्या वो सच में उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा तो एड्रियन ने बिना हेजिटेशन के अग्री किया, यहाँ तक कि ऑफर भी किया कि अगर वो चाहे तो उन्हें कैपिटल बुला सकता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने एक्सेप्ट किया। उसने खुद को अडेलिया बीन एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द हाउस ऑफ बामे इंट्रोड्यूस किया और प्रिंस एड्रियन लीनबर्गर को अपनी लाइफ और लॉयल्टी प्लेज की। उसने वाव किया कि वो रेस्ट ऑफ हर लाइफ के लिए बिना किसी क्वेश्चन के उसे कंप्लीटली सर्व करेगी। उसका हाथ उसके सर पर रखकर एड्रियन ने ओथ एक्सेप्ट कर लिया। उसने उसे याद दिलाया कि अब से उसे उसके कमांड्स ओबे करने होंगे और उसके ऑर्डर्स पर कभी क्वेश्चन नहीं करना होगा। उसकी आंखें अननेचुरली चमक रही थी। उसका सर्वाइल नेचर पूरी तरह अवेकेंड हो चुका था। डिवोशन उसके बीइंग में एच हो गई थी। फिर भी जब सब कुछ फेल इनटू प्लेस, एड्रियन अपने दिल में लिंगरिंग डाउट को नहीं हटा पाया। ये सोच रहा था कि जो चॉइस उसने अभी किया है क्या वो सच में राइट वन था। जल्दी ही कैपिटल में रूमर्स फैलने लगे। कानाफूसी हो रही थी कि प्रिंस अपने पुराने डिस्ग्रेसफुल वेस पर वापस आ गया है और उसने एक ऐसी मेड को अपना पर्सनल नाइट बना दिया है जिसने कभी स्वॉर्ड उठाया भी नहीं। जैसे जैसे गॉसिप बढ़ी, लोगों ने अपने कंक्लूजन्स निकालने शुरू कर दिए। लोगों को कन्विंस हो गया था कि एड्रियन नाइटहुड के टाइटल के पीछे एक हैरम बना रहा है। इस कॉन्स्टेंट चैटर ने उसे एंडलेसली इरिटेट किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सब लोग इतने सडनली उसके पर्सनल अफेयर्स में इतना इन्वेस्टेड क्यों हो गए थे। उसे अब्सर्ड लगा कि एक सिंगल डायरेक्ट नाइट को अपॉइंट करना सुबह से मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया था। उसके फ्रस्ट्रेशन सेटल होने से पहले ही किंग अंदर आ गए, जो क्लियरली ओवरवेल्म्ड थे और स्प्लिटिंग हेडेक के वर्ज पर थे जब वो एड्रियन के फॉलआउट को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बैलरहार्ट अपीयर हुआ।
क्वेश्चन कर रहा था कि क्या एड्रियन ने वो वेजर छोड़ दिया है जो उन्होंने कभी लगाया था। जैसे कि वो काफ़ी नहीं था, जिलियन भी आ गई, ओपनली मॉक कर रही थी कि एक मेड को नाइटहुड पर एलिवेट करना कितना अपसर्ड है। इस एंडलेस रिडिक्यूल ने एड्रियन को थका दिया। वो मावल कर रहा था कि पैलेस में रूमर्स कितनी जल्दी ट्रैवल करते हैं। हालात तब और ख़राब हो गए जब एक मेड ने क्वीन के अराइवल की अनाउंस किया। उसके अंदर पैनिक दौड़ गया और उसने डेस्परेटली विश किया कि उसे एक ब्रीफ मोमेंट का पीस मिल जाए। क्वीन ने उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया, रिमार्क करते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि वो बदल गया है, लेकिन वो फिर से अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ जा रहा है। फिर भी थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद ये पाथ पूरी तरह से गलत नहीं है। उनका मतलब था कि जब एक वाइफ उसके लिए चूज कर ली जाएगी तो उसका ये रेकलेस बिहेवियर नेचुरली खत्म हो जाएगा। एड्रियन कंफ्यूज्ड रह गया जब उन्होंने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि उसे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, प्रॉमिस करते हुए कि इस बार वो पर्सनली एक सूटेबल ब्राइड एंश्योर करेंगी। जब कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, एड्रियन फ्रोजन खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसके थॉट्स पूरी तरह से डिसरे में थे। पास में अडेलिया भी उतनी ही कंफ्यूज दिख रही थी, सोच रही थी कि जो ओथ उसने लिया है, क्या उसका मतलब वो सच में अब माना पजेस करेगी। एड्रियन ने हल्की स्माइल के साथ कंफर्म किया, उसे वॉर्न किया कि जो पावर उसे मिले भी वो ऑर्डिनरी नहीं होगी। उसने अपना फोकस गैदर किया और अपनी ब्लूइश एनर्जी उसमें चैनल करना शुरू कर दिया। अपने माइंड में उसने रिफ्लेक्ट किया कि दुनिया लेजेंडरी सॉर्ड क्वीन को कब का भूल चुकी थी, फिर भी उसकी लेगेसी उसके अंदर विविड थी। उसे उसका हर स्टेप याद था, उसके ब्लेड का हर मोशन और जिस तरह उसकी सॉर्ड उसके हाथों में जिंदा लगती थी। यहां तक कि उसके हार्ट का पावरफुल रिदम भी उसकी मेमोरीज में गूंजता था। वो फॉरगॉटन लेजेंड वक्त के थ्रू रीच आउट होता हुआ अडेलिया से टकराया। जब गोल्डन एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो हुई, वो पावर उसके चेस्ट में कंडेंस हुई, एक ब्रांड न्यू कोर बनाते हुए जो लाइफ के साथ पल्स कर रहा था। कुछ ही मोमेंट्स बाद एक स्टेटस विंडो ने अडेलिया बैरन के अंदर माना की प्रेजेंस कंफर्म कर दी। एनर्जी सक्सेसफुली इम्प्रिंटेड हो गई थी और पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गई थी। उसकी आंखें ग्लीम करने लगीं जब माना हार्ट आखिर में कंप्लीट हो गया। अपनी लाइफ में पहली बार वो अपने अंदर रियल माना फ्लो होता हुआ फील कर सकती थी। एड्रियन ने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोसेस उसने अंडरगो किया है वो एक रिफाइनमेंट मेथड है और उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करे। इमीडिएटली उसके बाद उसके सर में तेज पेन हुआ। अडेलिया पैनिक हो गई, डर गई कि कुछ गलत हो गया है। एड्रियन को एस्टॉनिशिंग लगा कि सिर्फ एक माना हार्ट फोर्ज करने ने ही उसे इतना पुश कर दिया था। धीरे से बोलते हुए उसने उसे रीअश्योर किया कि ये सिर्फ एग्जॉशन है। अडेलिया गहरी शेकन, समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए इतना एक्सट्रीम क्यों जा रहा है। एड्रियन ने कंसर्न डिसमिस किया और उसे कहा कि वो जा सकती है, लेकिन वो वहीं मोशनलेस खड़ी रही, साइलेंटली उसे घूर रही थी। जब उसने उसकी गेज नोटिस की, वो सडनली गहरी झुकी, उसके लिए अपनी इटर्नल लॉयल्टी और डिवोशन डिक्लेयर की। एक अम्यूज्ड स्माइल के साथ एड्रियन ने सिंपली उसे याद दिलाया कि अब से वो उसका मास्टर था। अडेलिया ने ओवरवेलमिंग एंथुजियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड किया। उसकी आंखों में उसकी नई रोल के लिए खुशी चमक रही थी। उसे देखते हुए एड्रियन को एक स्ट्रेंज अनीज महसूस हुआ। वरी कर रहा था कि कहीं एक दिन वो भूल ना जाए कि उन दोनों के बीच अथॉरिटी किसके पास है। जब उसने उसके इंटेंस एक्सप्रेशन को दोबारा देखा तो उसका डर और गहरा हो गया। कई डेज बाद कार्स ने एड्रियन को बर्नार्डो एली के रिगार्डिंग नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए कांटेक्ट किया। उसने रिपोर्ट किया कि बर्नार्डो को रॉयल गार्ड ने प्रीवियस इंसिडेंट के विटनेस के तौर पर पकड़ा हुआ है। एड्रियन सोच रहा था कि क्या उसे ट्रायल में जाना पड़ेगा, बट कार्स ने उसे अश्योर किया कि रॉयल्टी कभी टेस्टिफाई नहीं करती। एड्रियन को थोड़ा रिलीफ मिला। फिर भी वो ये सोचे बिना नहीं रह पाया कि इतनी सिंपल प्रोसीडिंग के लिए पूरी सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जा रहा था। उसने अडेलिया की तरफ ध्यान दिया और उसकी कंडीशन के बारे में पूछा, जिसने उसे तुरंत नर्वस कर दिया। उसने पूछा कि क्या उसका माना हार्ट पूरा स्टेबलाइज हो गया है और बिना आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश छोड़े उसे ऑर्डर दिया कि वो उसके डेली ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करे। कोर्टयार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए उसने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि वो चेंज करे और तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मिले। उसने ये भी डिमांड किया कि वो अपने पुराने क्लीनिंग रैक्स को डिस्कार्ड कर दे। उसे याद दिलाया कि वो अब सिर्फ एक मेड नहीं है। ट्रेनिंग फील्ड पर एड्रियन फिजिकल एक्सरसाइज की प्रेपरेशन में स्ट्रेचिंग करने लगा। जैसे ही वो अपने आर्म्स लूज कर रहा था, एक इंडिग्नेंट वॉइस आई जो उसके एक्शंस पर सवाल उठा रही थी। एड्रियन ने कैजुअली जवाब दिया। तब उसके गुस्से वाले अंकल ने क्लैरिफाई किया कि उनका कंसर्न उसकी तरफ नहीं था। बैलनहार्ड ने अडेलिया की तरफ पॉइंट किया जो फील्ड पर दौड़ रही थी और सवाल किया कि इतनी फ्रेल लुकिंग लड़की ट्रेनिंग के दौरान यहाँ क्या कर रही है। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ एड्रियन ने रूमर्स को कंफर्म किया, ओपनली एक्नॉलेज करते हुए कि वो उसे नाइट बनाना चाहता है। बैलनहार्ड गुस्से में एक्सप्लोड हुआ, उस पर एक्यूजेशन लगाया कि वो नाइट के टाइटल को मीनिंगलेस समझ रहा है।
एड्रियन, जो ऑलरेडी इरिटेट हो चुका था, उसने उस इंट्रूजन को डिसमिस किया और सवाल किया कि उसका अंकल इतना अनबेरेबली अनोइंग क्यों हो गया है। इसी बीच अदीलिया नॉनस्टॉप दौड़ती रही। ट्रेनिंग करते हुए वो हीटेड आर्ग्यूमेंट सुन रही थी। आखिरकार वो घुटनों पर गिर गई, धीरे से अनाउंस किया कि उसने वो 10 लैप्स पूरे कर लिए हैं जो उसे दौड़ने को ऑर्डर किए गए थे, और उसने बैलर हार्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एड्रियन उस थकी हुई अदीलिया के पास गया और उसकी कंडीशन चेक की। उसने अपॉलॉजी मांगी, अपनी वीकनेस पर अशेम्ड फील कर रही थी, लेकिन एड्रियन ने शांति से उसे कुछ पीने को दिया। फिर उसने उसे बेसिक्स में इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, एक्सप्लेन किया कि आज का लेसन फंडामेंटल स्टांसेस पर फोकस करेगा। तेजी से मूव करते हुए उसने उसके इमिटेट करने के लिए एक स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेट की। सोर्ड को ऑकवर्डली पकड़ते हुए अदीलिया प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसकी सांस तेज चल रही थी क्योंकि वो खुद को कंप्लाई करने के लिए फोर्स कर रही थी। अचानक उसके अंदर कुछ जाग गया, उसकी आंखें शार्प हो गईं और उसका किलर इंस्टिंक्ट आगे बढ़ गया। एक ही मोशन में उसने हवा में एक फ्लॉलेस वायलेंट स्ट्राइक से काट दिया। बैलर हार्ट हैरत से देखता रहा, शॉक्ड था कि उसने सिर्फ एक बार देखने से ही सीख लिया था। अदीलिया जल्दी से अपने यूजुअल डिमीनर में वापस आ गई। इनोसेंटली पूछा कि क्या उसने ये ठीक से किया था। वो उस पावर से पूरी तरह अनअवेयर थी जो उसने अभी रिलीज की थी। उसके मूवमेंट्स को एनालाइज करते हुए बैलर हार्ट ने हॉरर के साथ रियलाइज किया कि उसके पास किलिंग का एक इनेट टैलेंट है। उसी टाइम एड्रियन ने अपनी स्पाइन में एक चिल महसूस की जब उसने रियलाइज किया कि वो डिकैपिटेट होने से कितना करीब था। उसके ब्लेड से निकलने वाला मर्डरस इंटेंट गलती से भी छिप नहीं सकता था। सिर्फ खून की डिजायर से ड्रिवन उसकी अपनी डेथ की इमेज उसके दिमाग में फ्लैश हुई और ठंडा पसीना उसके पूरे बॉडी पर निकल आया जब वो खुद को स्टेडी करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जिलियन जल्द ही वहां पहुंच गया। मेड के हिडन पोटेंशियल से ओपनली इंप्रेस था। एड्रियन, जो ऑलरेडी ऑन एज था, उसने डिमांड किया कि उसका भाई क्यों आया है। उसने उसे शार्पली वॉर्न किया कि वो कोई भी फूलिश आइडियाज एंटरटेन ना करे। जिलियन ने सिचुएशन को मॉक किया, सवाल किया कि एड्रियन उसके जैसी किसी के साथ क्या करने का इरादा रखता है। अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसने उसे बिलिटल किया, क्लेम किया कि एक मेड कभी भी किसी ट्रू मास्टर के नीचे कुछ नहीं बन सकती। अपना ब्लू ऑरा रिलीज करते हुए उसने डिक्लेयर किया कि एड्रियन उसकी पावर को हैंडल करने में इनकेपेबल है। इलेक्ट्रिक माना सर्ज हुआ जब जिलियन ने प्रेशर बढ़ाया, उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की। एड्रियन ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा, असर्ट किया कि अगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब उसने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ वही उसे गाइड करने के लिए क्वालिफाइड है। माना एड्रियन की बॉडी से इरप्ट हुआ, उसके आसपास एक पावरफुल ब्लू स्फीयर बन गई। उसका ट्रू नेचर रिवील हुआ जब उसने अपनी पास्ट विक्ट्रीज याद की। वो जायंट किंग जिसे उसने हराया था, वो बोन ड्रैगन जिसे उसने माउंटेन्स में मारा था। लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड ग्रूहण निकल आई, ब्रिलियंटली चमक रही थी क्योंकि काउंटलेस गिरे हुए डीमंस की मेमोरीज ऊपर आईं। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी जब एक टेरिफाइंग मर्डरस ऑरा ने फील्ड को फ्लड कर दिया। उस ओवरवेलमिंग प्रेजेंस का सामना करते हुए जिलियन इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। उस डेंजर से उसकी रूह तक हिल गई जो उसने सेंस किया था। आखिर में एड्रियन ने अपना क्लेम क्लियरली असर्ट किया, ये क्लियर कर दिया कि अडीलिया सिर्फ उसकी है। एक ब्लेजिंग रेड ऑरा ने लपेटकर एड्रियन ने अपनी वार्निंग को अनमिस्टेकेबल बना दिया। उसकी नज़र में किलिंग इंटेंट ने बिना शब्दों के मैसेज पूरा कर दिया। अडेलिया बिलोंग टू हिम अलोन। उसके बॉडी के आसपास की सिनिस्टर एनर्जी हर सेकंड इंटेंसिफाई हो रही थी, एक लिविंग फोर्स की तरह बाहर की तरफ प्रेस हो रही थी। थोड़ा सा पीठ घुमाकर उसने ये क्लियर कर दिया कि जिलियन को उसे कभी डिजायर नहीं करना चाहिए। एड्रियन से निकलने वाला प्रेशर सफोकेटिंग हो गया था, इतना शार्प कि लीथल फील हो रहा था। एक बार फिर अपने भाई का सामना करते हुए उसने अडेलिया से कनेक्टेड हर चीज पर एब्सोल्यूट ओनरशिप असर्ट की। किसी और को उसकी चीज को छूने का राइट नहीं था। जिलियन शांत रहा, पूरी तरह से अवेयर था कि वो जीत नहीं सकता। वार्निंग दे दी गई थी और उस ओवरवेलमिंग प्रेशर के नीचे वो पीछे हट गया। उसकी आंखें हल्की सी रेड ग्लो कर रही थीं, एक बेरीड मैडनेस को रिवील करते हुए जो सरफेस होने लगी थी जब ब्लड लस्ट उसके ख्यालों में आने लगा था। जैसे ही कॉन्शियसनेस फिसल गई, एड्रियन के आसपास की रियलिटी डिसॉल्व हो गई। वाइटैलिटी और वार्मथ गायब हो गया। उसकी जगह काम और कोल्ड का एक एंडलेस वॉइड आ गया। वो अपने ही माइंड की डार्कनेस में गहरा डूब गया, बिना रेजिस्टेंस के नीचे जा रहा था। उस अबिस के अंदर एक मैसिव स्वॉर्ड निकल आई, टावरिंग एंड इम्पोजिंग। ये उसकी एंशिएंट सोल का ट्रू मैनिफेस्टेशन था। डैम्ड सोल्स ने उसे घेर लिया, स्पेक्ट्रल हैंड्स उसे नीचे खींच रहे थे, क्योंकि उसका एसेंस इटर्नल केओस की फ्रोजन लेक में सिर्फ एक ड्रॉप बन गया था। उसने शियर विल से रेजिस्ट किया और आगे डूबने से मना कर दिया। पावर बाहर की तरफ सर्ज हुई जब उसने उन सोल्स को एक्सपेल किया जो उस पर अटैक कर रहे थे। रेड और ब्लू एनर्जीज वायलेंटली इरप्ट हुई, एक कैटास्ट्रॉफिक बर्स्ट में टकरा गईं। कंट्रोल वापस पाते हुए
ब्लू माना उसके थके हुए बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए वापस आ गया। एड्रियन ने एक गहरी सांस ली, खुद में स्टेबिलिटी वापस फोर्स की। उसका ऑरा फेड हो गया और ट्रेनिंग ग्राउंड्स धीरे धीरे नॉर्मल हो गए क्योंकि वो ऑप्रेसिव टेंशन आखिरकार कम होने लगी थी। दूर से जिलियन शांति से रिफ्लेक्ट कर रहा था, सोच रहा था कि क्या अब पास्ट भी उसके लिए फॉरबिडन है। जो उसने देखा था उससे शेकिन और कंफ्यूज होकर वो बिना किसी और झलक के चला गया। वैलराट गुस्से में इरप्ट हुआ, डिक्लेयर किया कि अडेलिया अपने शोल्डर्स पर हजारों सोल्जर्स का फेट लेकर चल रही है। उसने उसकी वर्थ को 1000 वॉरियर्स जितना कंपेयर किया, उसे पुराने टाइम के लेजेंडरी फिगर्स से जोड़ा। एड्रियन क्लियरली बोर्ड होकर सुन रहा था, कन्विक्शन पर उस स्पीच को खुद पर हावी होने दिया। नॉर्दर्न विंटर की ट्रेजेडी याद करते हुए उसने क्लियर कर दिया कि इस तरह की डिजास्टर को रिपीट करना अननेसेसरी है। एक ब्रीफ हेजिटेशन के बाद उसने सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज किया। अडेलिया को क्लेम करने की कोशिश करते हुए वैलरहार्ड ने उसे ऑफर किया कि वो उसकी कमांड के अंडर एक प्रॉपर नाइट बन जाए। अडेलिया ने बिना किसी हेजिटेशन के रिस्पॉन्ड किया। अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए उसने अफर्म किया कि उसकी लॉयल्टी पहले ही किसी और की है। काउंट का सामना फर्मली करते हुए उसने उसकी अथॉरिटी को सीधे रिजेक्ट कर दिया। एड्रियन ने सेटिस्फैक्शन के साथ देखा और बैलरहार्ड के इंटेंशंस को डिल्यूजन्स कहकर डिसमिस कर दिया। उसने अपने अंकल को चैलेंज किया, सवाल किया कि क्या कोई ऑब्जेक्शंस बचे हैं या वो उसकी चॉइस को फोर्स करने का इरादा रखता है। ट्रीजन की थ्रेट बढ़ाते हुए एड्रियन ने उसे पास्ट पनिशमेंट्स याद दिलाए। दूर से बैलरहार्ड ने मान लिया कि एक बार जब ऑफर रिफ्यूज हो गया है तो और कुछ नहीं किया जा सकता। आउटकम को एक्सेप्ट करते हुए उसने उन्हें वार्न किया कि वो किसी अनजस्ट एंड से ना मिले और डिपार्टेड हो गया। रिन्यूड फोकस के साथ अडेलिया ने अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम की। उसका ब्लेड हवा को वायलेंस के साथ चीर रहा था क्योंकि वो अपने रॉ और टेरिफाइंग टैलेंट को रिफाइन करने के लिए टायरलेसली काम कर रही थी। एड्रियन ने इंटरफियर ना करने का डिसाइड किया, ये रिकग्नाइज करते हुए कि ऐसे अनपॉलिश्ड जेम को डिसरप्ट करना सिर्फ उसकी ग्रोथ को हिंडर करेगा। अडेलिया के आसपास गोल्डन एनर्जी चमक उठी जैसे ही उसने तलवार को फ्लॉलेस पॉस्चर और ओवरवेलमिंग पावर के साथ यूज किया। बैलरहार्ड की आंखें शॉक से फैल गईं जब उसने उसके ब्लेड के अंदर वो जानी पहचानी रेजोनेंस पहचानी। एड्रियन भी उतना ही अस्टॉनिश्ड था। उसने रियलाइज किया कि अडेलिया ने सॉर्ड की रेजोनेंस को पहले ही ग्रास्प कर लिया था। उसने उसकी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया जबकि वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। बैलरहार्ड को थ्रेटेंड फील हुआ और वो सस्पेक्ट करने लगा कि अगर ये स्पीड रही तो वो उसे सरपास कर देगी। एड्रियन की तरफ पलटकर उसने सवाल किया कि क्या उसे मनाहट टेक्निक सिखाई गई थी। एड्रियन ने बिना किसी हेजिटेशन के कंफर्म कर दिया। बैलरहार्ड गुस्से में एक्सप्लोड हो गया। उसने टेक्निक को क्रूड और डिस्ग्रेसफुल कहकर कंडेम किया। एड्रियन का पेशेंस टूट गया और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने काउंट को इमीडिएटली वहां से जाने का ऑर्डर दिया, इससे पहले कि उसका इरिटेशन बढ़ जाए। पहले तो उसने कमांड को इग्नोर किया और बैलरहार्ड ने दुख जताया कि अडेलिया ने अडेलिया के ब्रिलियंट फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है। एड्रियन ने गार्ड्स को बुलाया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंट को कोर्टयार्ड से बाहर निकालो। गुस्से में स्नॉट करते हुए बैलरहार्ड खुद ही वहां से चला गया। अडेलिया ने उस पावरफुल नोबल को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट छाया हुआ था। नर्वसली उसने पूछा कि क्या वो टेक्निक जो उसने सीखी सच में इतनी फ्लॉट थी। एड्रियन ने इस बात को फर्मली डिनाई किया और उसे उसकी वैल्यू के बारे में रियश्योर किया। कंफ्यूज्ड होकर उसने सोचा कि काउंट ने इतना हार्शली रिएक्ट क्यों किया। एड्रियन ने दूसरी तरफ देखा और उसे करंट एरा से पैदा हुई इग्नोरेंस कहकर डिसमिस कर दिया। होराइजन की तरफ देखते हुए उसने दुख जताया कि मनाहाट की ट्रू वर्थ को कैसे भुला दिया गया है। उसने धीरे से कहा कि अगर लोगों को सच पता होता तो वो उस पावर को कभी डिस्पाइज नहीं करते और उसने उसे रिवील करने का प्रॉमिस किया। उसने उसे अश्योर किया कि वो जल्द ही इसकी स्ट्रेंथ समझ जाएगी। सडनली ब्लू एनर्जी बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुई जब एक वुडन सॉर्ड ब्रूटल फोर्स के साथ जमीन से टकराया। एड्रियन ने रियलाइज किया कि अब भी वो ऑरा को ब्लेड पर पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था। वेपन उसके हाथों में अनबेरेबली हैवी लग रहा था। बैलरहार्ड ने एक चैलेंज दिया। अगर एड्रियन उसे एक सिंगल स्टेप भी पीछे लेने पर मजबूर कर पाया तो वो जीत जाएगा। अपने हाथ क्रॉस करते हुए काउंट ने प्रॉमिस किया कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे एक्नॉलेजमेंट देगा। सोर्ड को पकड़ते हुए एड्रियन ने वेजर को एक बार फिर कंफर्म किया। प्राइज था एक विश का ग्रांटेड होना। बैलरहार्ड ने ऑफर किया कि अगर वो हारा तो वो अपना ग्रेटेस्ट ट्रेजर, अपनी सीक्रेट टेक्निक देगा। ऑफर को रिजेक्ट करते हुए एड्रियन आगे चार्ज्ड हुआ और उसने अपने अंकल की गर्दन की तरफ एक डायरेक्ट स्ट्राइक लॉन्च किया। उसने इस अटैक में सब कुछ झोंक दिया। अनशेकेबल रिजॉल्व के साथ शोल्डर को एम किया। वुडन सोर्ड तेज हवा को काटता हुआ आया लेकिन बैलरहार्ड हिला नहीं। एड्रियन ने अपना सारा वेट फाइनल मोशन में फोकस किया, ये होप करते हुए कि वो जरा सा भी रिट्रीट फोर्स कर पाए। कोलिजन ब्रूटल था। बैलरहार्ड के परफेक्ट डिफेंस के अगेंस्ट वुड वायलेंटली क्रैक हो गया। कोर्टयार्ड में आवाज गूंज गई और सोर्ड ऐसे दूर फेंक दी गई जैसे वो किसी आयरन वॉल से टकराई हो। शॉक से स्टैगर होते हुए एड्रियन उनके बीच पावर के वास्ट गैप को डिसबिलीफ में देखता रहा। द डिफरेंस वॉज एन अबिस।
बैलोर हार्ट ने उसे कोल्डली टॉन्ट किया। डिसअपॉइंटमेंट उसके एक्सप्रेशन पर दिख रहा था। एड्रियन को कड़वाहट महसूस हुई। उसे नफरत थी कि उसे एक हेल्पलेस चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा था। पीछे स्टेप करते हुए उसने बैलेंस रीगेन करने के लिए स्ट्रगल किया, जैसे ही डिफीट उसके सामने था। बैलोर हार्ट ने सवाल किया कि क्या वो सरेंडर करने के लिए रेडी है। क्लियरली बोर्ड होकर एड्रियन ने मना कर दिया। जमीन से स्टबर्नली उठते हुए उसने एक्नॉलेज किया कि उसका अंकल रॉ स्ट्रेंथ का एक मॉन्स्टर है। टेरिफाइंग इलेक्ट्रिक मैना से घिरे हुए अपनी खुद की पावर अनलीश करते हुए ब्लू फ्लेम्स एड्रियन की बॉडी के अराउंड लपेट गईं। उसके करंट लेवल पर सब कुछ यूज करना जरूरी था। एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसने हिंट दिया कि इस मोमेंट में कुछ अलग था। उसका पॉस्चर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। बैलोर हार्ट हेजिटेट हुआ। सडनली उसने 4 सदियों पहले की एक एंशिएंट सोर्ड टेक्निक के ट्रेसेस पहचान लिए। भूली हुई टाइम्स में मैनाहार्ट नाइट्स के इम्पॉसिबल फीट्स अचीव करने की मेमोरीज सामने आईं। एक लेजेंडरी नाइट की इमेजेस दिखीं जो स्काइज को काट रहा था, एक ऐसा जो जस्टिस डिफेंड करने के लिए खुद थंडर को वील्ड करता था। वक्त के साथ मैनाहार्ट को रिडिकल और ह्यूमिलिएशन तक घटा दिया गया था। प्रेजेंट में लौटते हुए बैलोर हार्ट ने इसके पीछे का मीनिंग पूछा। एड्रियन ने इस डिस्टॉर्टेड व्यू को रिजेक्ट किया, यह असर्ट करते हुए कि जबकि सब टेक्निक जानते हैं, वो इसके ट्रू मास्टर को भूल चुके हैं। उसने एंशिएंट पोएम ऑफ मार्शल मेरिट को इन्वोक किया, जिस पर उसके अंकल ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी उस रिडिकल के नीचे क्यूरियोसिटी चमक उठी। एड्रियन ने सिर्फ इसलिए टेक्निक्स डिस्कार्ड करने की इग्नोरेंस को क्रिटिसाइज किया क्योंकि टाइम बीत चुका था। रेस्ट से मना करते हुए वो दोबारा स्ट्राइक करने के लिए तैयार हुआ। उसने डिक्लेयर किया कि एक नाइट का पाथ पर्सनल अचीवमेंट से बनता है, कि काउंटलेस विक्ट्रीज ही ऑनर और स्ट्रेंथ का प्रूफ है। उसका ऑरा ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ। बैलोर हार्ट स्टन्ड रह गया। जैसे ही उनके ब्लेड्स टकराए, एड्रियन ने सच रिवील किया। मार्शल मेरिट का पोएम खुद बैटल के थ्रू लिखा गया था। उसके चारों तरफ जो एनर्जी सर्ज हो रही थी, वो एक नाइट के विल का एम्बॉडीमेंट थी। उस ऑरा में लपेटे हुए नाइटहुड की ओथ फ्लैश एंड ब्लड बन गई। कॉन्फिडेंस के साथ एड्रियन ने रिवील किया कि ये परफेक्ट फ्यूजन ही उस सीक्रेट था जो वक्त के साथ खो गया था। तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसने फाइनली मोनाहार्ट की ट्रू पावर अनलीश की। सिस्टम, द इफेक्ट ऑफ द पोएम ऑफ स्पारिंग हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। इस सर्च को देखते हुए बैलोर हार्ट अपने नेफ्यू से निकलने वाली एनर्जी की शेयर वॉल्यूम से अटली परप्लेक्स था। अपनी डिसबिलीफ को मटर करते हुए भी उसे एडमिट करना पड़ा कि उसने ऐसी पावर डिस्क्राइब करने वाली एंशिएंट लेजेंड सुनी थी, भले ही उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। नेक्स्ट इंस्टेंट में एड्रियन अपनी पोजीशन से वैनिश हो गया। पलक झपकते ही डिस्टेंस क्लोज करते हुए उसने ओवरवेलमिंग स्पीड के साथ खुद को आगे लॉन्च किया। बैलोर हार्ट मुश्किल से इनकमिंग स्ट्राइक को पैरी कर पाया, सिर्फ ये फील करने के लिए कि उसके गार्ड से एक absurd वेट टकराया है जो एक बिगिनर की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हैवी था। ब्लू माना डेटोनेट हो गया इम्पैक्ट पर, काउंट के सपोजिडली अनब्रेकेबल डिफेंस को वायलेंटली टेस्ट करते हुए। उसका हाथ फोर्स के नीचे काम किया और उस मोमेंट में बैलोर हार्ट ने रियलाइज किया कि उसने एड्रियन द्वारा वील्ड की जा रही एंशिएंट टेक्निक को कितना ग्रेवली अंडर एस्टिमेट किया था। रिएक्ट करने पर मजबूर होकर उसने अपना खुद का माना चैनल किया ताकि वो पीछे न ढकेला जाए। एड्रियन ने बिना रुके अटैक जारी रखा। मिड मोशन में अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उसने एक और पावरफुल स्ट्राइक अनलीश किया। उसकी ग्लोइंग आंखें अपने ओपोनेंट पर लॉक थीं क्योंकि उसने हर आउंस ऑफ फोकस डाल दिया था उस स्ट्राइक में जो फाइट डिसाइड कर सकता था। उनके वेपन्स बार बार टकराए। एक्सचेंज की स्पीड रैपिडली एस्केलेट हो गई। ब्लू स्पार्क से कोर्टयार्ड रोशन हो गया, सीक्वेंस को उसके पीक पर लाते हुए। एड्रियन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और जो कुछ उसके पास था उसके साथ उसे स्लैम कर दिया। इंपैक्ट पॉइंट से लाइट का एक वर्टिकल पिलर इरप्ट हुआ जो वो ट्रू स्ट्रेंथ दिखा रहा था जो रिजॉल्व और कन्विक्शन बैटल में बना सकती है। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसके हाथों में वुडन ब्लेड किसी लेजेंडरी वेपन से कम नहीं लग रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के एड्रियन ने अपना असॉल्ट जारी रखा। वेपन्स का क्लैश वायलेंट हो गया। स्पार्क्स हर डायरेक्शन में बिखर रहे थे। जैसे हवा खुद चिल्ला रही हो, एयर को काटते हुए उसने रिलेंटलेस सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स अनलीश किए जो बैलोर हार्ट के डिफेंस को बैटर कर रहे थे। कॉन्फिडेंस उसके अंदर सर्ज हो गया जब उसने पूरी तरह से कमिट किया। अपने अपोनेंट के गार्ड को शैटर करने के लिए डिटर्मिन्ड बैलोर हार्ट ने अपनी पूरी ताकत से रेजिस्ट किया। फिर भी हर ब्लो की पावर उसकी हड्डियों में वाइब्रेशंस भेज रही थी। वुडन सोर्ड जोर से क्रैक हो गया जब ब्रूट फोर्स ने ब्रूट फोर्स का सामना किया। आगे पुश करते हुए एड्रियन अपने अंकल को एक फ्लीटिंग इंस्टेंट के लिए अनबैलेंस करने में कामयाब रहा। गिरने से बचने के लिए पीछे स्लाइड करते हुए बैलोर हार्ट वॉज फोर्स टू टेक अ सिंगल स्टेप बैकवर्ड। एड्रियन ने अपनी सांस स्टेडी की और अपना स्टैंस वापस ले लिया, रेडी टू कंटिन्यू। बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करते हुए बैलोर हार्ट ने फाइनली सच एक्सेप्ट किया। ही हैड मिसजज्ड द बॉय एंटायरली। आखिरकार फाइट को सीरियसली लेते हुए उसने अपना ऑरा रिलीज किया और रिन्यूड इंटेंसिटी के साथ काउंटर किया। अपना पैर जमीन पर फर्मली गाड़ते हुए बैलोर हार्ट ने अपना रिट्रीट रोका। उसके नीचे की जमीन फटने लगी। उनकी एनर्जीज का कलिजन एक मैसिव शॉकवेव में इरप्ट हुआ जो पूरे कोर्टयार्ड में फैल गया। डस्ट और लाइट बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो गई और जब हेज फाइनली सेटल हुई तो ड्यूल अपने कंक्लूजन पर पहुंच गया। बैलोर हार्ट ने अपना हाथ उठाया और बैटल को एक अब्रप्ट एंड पर ले आया। उसने ओपनली एड्रियन की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया और डिफीट कंसीड कर दी।
उधर एड्रियन एक घुटने पर गिर गया। थकान उस पर हावी हो चुकी थी और वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसके सामने खड़े बैलोहार्ड ने वुडन सोर्ड के टूटे हुए रिमेन्स को एग्जामिन किया। टूटे हुए हिल्ट को पकड़े हुए एड्रियन ने कन्फ्यूजन में ऊपर देखा। अचानक आई टर्न ऑफ इवेंट्स को समझ ना पाते हुए बैलोहार्ड के थॉट्स डिस्टेंट पास्ट में चले गए। उस एज में जब ह्यूमैनिटी का शिकार प्रे की तरह किया जाता था। उसने रिकॉल किया एक अकेले हीरो को जिसने ब्लेड चलाई और मॉन्स्टर्स को पीछे धकेला। वो वॉरियर एंडलेस डार्कनेस में लड़ा और इंसानियत के सर्वाइवल के लिए रास्ता बनाया। उसने हेल को फेस किया, डीमन किंग को हराया और बड़े बड़े कलॉसल बीस्ट्स को नीचे गिराया जिन्होंने एक समय दुनिया को टेरराइज किया था। आर्मीज को लीड करते हुए उसने एक ऐसा एरा शुरू किया जिसको लिविंग लेजेंड्स डिफाइन करते थे। जैसे ही वो इमेजेस ओवरलैप हुए बैलोहार्ड को उनकी शैडोज उस घुटने पर बैठे प्रिंस में दिखीं। साइलेंस को तोड़ते हुए एड्रियन ने अपने अंकल के स्टंट एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाया। क्वेश्चन किया कि क्या डिफीट ने उस बूढ़े आदमी का माइंड डल कर दिया है। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, ये क्लियर करते हुए कि उसका ऑरा चाहे वो कितना भी क्रूड या वायलेंट लगे उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। उसने इस नोशन को चैलेंज किया कि ऐसी वाइल्ड पावर एक मिस्टेक थी। उसने सवाल किया कि क्या वो रास्ता जिस पर वो चल रहा था सच में उतना नैरो था जितना दूसरे क्लेम करते हैं। ऐसी लिमिटेशंस पर स्कॉफ करते हुए उसने हिल्ट पर अपनी ग्रिप टाइट की, अपने अंकल के रिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ स्ट्रेंथ को रिजेक्ट किया। अपने माइंड में एड्रियन ने उस एंशिएंट विल को इन्वोक किया जिसने ड्रैगन स्केल्स को पियर्स किया था। वो हंटर बन गया जिसने रेड ड्रैगन को मारा, उसके खून में नहा गया जिससे उसकी वार्मथ उसके अंदर सर्ज हो गई। वो हीट उसकी वेन्स में पल्स हुआ, एक फ्यूरियस पावर को जगाया जो ब्लेड के अंदर बहुत पहले से दबा हुआ था। फियर को एम्ब्रेस करने के बजाय एड्रियन ने उस मर्डरस एसेंस के साथ मर्ज कर लिया जो उसके अंदर छुपा था। आंखों में मैडनेस के साथ वो आगे चार्ज किया, सिर्फ एक ही डिजायर से, डिस्ट्रॉय करने की। बैलोहार्ड ने उस इनकमिंग स्ट्राइक को ब्लॉक किया, लेकिन उस ब्लो में जो शियर हेट्रेड भरा था वो ओवरवेलमिंग था। लाइट वायलेंटली इरप्ट हुई जब वुडन स्वॉर्ड आखिर टूट गई। उसका स्ट्रक्चर उस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाया। एक इंस्टेंट के लिए बैलोहार्ड ने अपने नेफ्यू से आई कांटेक्ट किया और उसमें जलते हुए मैडनेस को देखा। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ने पूरे कोर्टयार्ड को निगल लिया। क्लैश ऑफ पावर एक थंडरस एक्सप्लोजन में खत्म हुआ, डस्ट और डेब्री को हवा में फैलाते हुए जब तक सब कुछ छिप नहीं गया। बुरी तरह खांसते हुए एड्रियन स्मोक से बाहर निकला। पूरी तरह से ड्रेन्ड वो घुटनों पर गिर गया, माना कि आखिरी ट्रेस भी एक्सपेंड करने के बाद मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। सांस लेते हुए उसने अपना सर उठाया, इस होप से चिपका हुआ था कि वो फाइनली सक्सीड हो गया है। बैलोहार्ड उसके सामने मोशनलेस खड़ा था। उसके एक्सप्रेशन को पढ़ना मुश्किल था। नीचे देखते हुए उसने जमीन को एग्जामिन किया जो इम्पैक्ट से क्रैक्ड और डेवेस्टेट हो चुकी थी। जैसे ही एड्रियन वेजर के फाइनल वर्डिक्ट का वेट कर रहा था, काउंट ने आखिर आउटकम को एक्नॉलेज किया। इस बार लॉस उसकी थी। जिस मोमेंट वो वर्डिक्ट उसके माइंड में सेटल हुआ, एक क्रिम्सन मर्डरस ओरा बिना वार्निंग के सर्च हो गई। ये एड्रियन के आसपास एक लिविंग कर्स की तरह लपेट गई। उसके थॉट्स को नोचते हुए एक बहरा कर देने वाली रोर उसके स्कल के अंदर गूंजी जैसे ही ड्रैगन सोल स्टर हुआ। वायलेंट हंगर के साथ जागते हुए वो अपने रास्ते में सब कुछ डिवावर करना चाहता था। टूटे हुए हिल्ट को पकड़कर एड्रियन ने ब्लड लस्ट को सरफेस की तरफ आते हुए महसूस किया, उसके सेंसेस को ओवरवेल्म करते हुए। दर्द उसके सर में फट गया और वो राइथ करने लगा। उसका शरीर कांप रहा था जब कर्स्ड प्रेजेंस उसके कॉन्शियसनेस को टॉर्मेंट कर रही थी। वो कुछ ही मोमेंट्स बाद हड़बड़ी में जागा, घास्प करते हुए बेड में सीधा खड़ा हो गया। ठंडा स्वेट उसके जिस्म को ड्रेंच कर चुका था। उसकी हार्ट तेजी से चेस्ट से टकरा रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए एड्रियन को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो कहाँ था। वो पास आउट हो गया था और अब अपने चेम्बर्स में सेफली लेटा हुआ था। जैसे ही वो शीट्स पर वापस लेटा, एग्जॉशन उस पर छा गई। फौरन ही रिफ्लेक्शन शुरू हुआ। वो अभी भी बहुत वीक था। उसके थॉट्स पीछे चले गए, इस लाइफ में नहीं बल्कि एक एंटायरली दूसरी एग्जिस्टेंस में, जब उसकी ब्लेड ने ड्रैगन्स को ऐसे काटा था जैसे वो सिर्फ ब्रिटल आर्मर थे। उस फॉर्मर लाइफ की ओवरवेलमिंग माइट अभी भी उसकी मेमोरी में ताज़ा थी। उसने शीट्स पर अपनी ग्रिप टाइट की। उसमें फ्रस्ट्रेशन जल रही थी क्योंकि वेजर हारने का दर्द फिर उभर आया। ये फ्राजाइल ह्यूमन बॉडी एक केज की तरह लगती थी, एक प्रिजन जो उसके ट्रू नेचर को रिस्ट्रेन करता था। धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसने अपनी माना समन की। एक काम ब्लू ऑरा ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, डिम रूम में सॉफ्टली ग्लो करते हुए। कम से कम इस बैटल ने उसे स्ट्रेंथन किया था। उसके माना रिजर्व्स बढ़ चुके थे जैसे ही उसने फ्लो को एक्सपैंड किया। एनर्जी उसके शरीर में स्मूथली मूव कर रही थी, रूम को एक जेंटल प्रेशर से भर रही थी। उसने ये क्लियरली सेंस किया। वो अपने ट्रू सेल्फ के एक स्टेप और क्लोजर आ गया था। सैटिस्फाइड होकर एड्रियन ने चुपके से अपनी अचीवमेंट की तारीफ की।
एक वीक वेसल से बाउंड होने के बावजूद भी वो एंशिएंट विल को इन्वोक करने में मैनेज हो गया था। ये कोई छोटा फीट नहीं था। अपनी सोल पर एच्ड मंत्रा को रिपीट करते हुए उसने रीअफर्म किया कि वो हजारों बार मरा है और 100 बार रीबॉर्न हुआ है। यही उसके वॉरियर स्पिरिट का इमॉर्टल एसेंस था। एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर आई। रिस्क लेना वर्थ था। कैलकुलेटेड गैम्बल से टैंजिबल रिवॉर्ड्स मिले थे। पास ही बैलोरहार्ड उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन पर थॉट्स का बोझ था। काउंट ने अपने नेफ्यू को ग्रेव सीरियसनेस के साथ स्टडी किया, एजियन के पोटेंशियल की डेप्थ को रीअसेस करते हुए। इसके तुरंत बाद एक मेड रूम में आई, जरूरी न्यूज लेकर। बैलोरहार्ड की प्रेजेंस के नीचे उसका कंपोजर हिल रहा था। कुछ ही मोमेंट्स बाद किंग और क्वीन भी आ गए, जो अपने बेटे के अचानक कोलैप्स होने की कंसर्न से खिंचे चले आए थे। एड्रियन ने बेड से ही उनका रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, अपने शरीर में छिपे लिंगरिंग फटीग को छुपाते हुए। तभी उसने नोटिस किया कि बैलोरहार्ड बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुका था। जैसे ही रॉयल कपल आए, वो डिसअपियर हो गया। एड्रियन वापस लेट गया, एग्जॉशन के सामने सरेंडर करते हुए, और रूम से खुद को अलग कर लिया। उसके शरीर को रेस्ट चाहिए था, एब्सोल्यूट रेस्ट। उसने अपनी आंखें अपने हाथ की तरफ की, उस क्लैश से छोड़े गए स्कार को देखा। ये उसकी डिफीट का एक ह्यूमिलिएटिंग रिमाइंडर था। उसके फ्लैश पर एच्ड था, वरी उसके थॉट्स में घुस गई। अगर उसने अभी रेस्ट नहीं किया तो कॉस्ट बहुत सिवियर होगा। उसका स्पिरिट रिस्क पर था। रियलिटी और मेमोरी पहले से ही ब्लर होना शुरू हो चुके थे। उसके माइंड को केओस में फ्रैक्चर करने की थ्रेट दे रहे थे। मैडनेस का फियर मंडरा रहा था, उस टेरर का कि वो ट्रैप हो जाएगा, पास्ट लाइव्स की एंडलेस बैटल्स को बार बार रिलीव करता रहेगा। धीरे से ग्रम्बल करते हुए उसने एक्नॉलेज किया कि वो फिर से सॉर्ड की मेमोरीज में बहुत गहराई तक खिंचा गया था। उसके थॉट्स एडन की तरफ भटक गए। उस औरत के बारे में सोचते ही एक चिल उसके अंदर से गुजर गया। वो सच में एक एक्सेप्शनल सॉर्ड्स वुमन थी, जिसको सभी रिवियर करते थे। अंदर ही अंदर अडीलिया से बात करते हुए उसने ये ट्रूथ रिवील किया कि वो उस लेजेंडरी वॉरियर की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। इस रियलाइजेशन का अपना वेट था। उसके ब्लड लाइन में पोटेंशियल बहुत बड़ा था, हालांकि ऐसी हाइट्स तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत लंबा पाथ तय करना था। उसने सोचा कि सॉर्ड में मास्टरी हासिल करने के बाद वो अपने लिए क्या फ्यूचर इन्विजन करती है। ऐसे क्वेश्चन का सामना करते हुए उसकी अनसर्टेनिटी समझने लायक थी। नाइट बनने का आइडिया उसके लिए अनरियल लग रहा था, लगभग अनअटेनेबल। और प्रेस करने के बजाय एड्रियन ने रिजॉल्व किया कि ऐसे डिसीजंस वेट कर सकते हैं। अभी रिजॉल्व जरूरी था। क्लैरिटी के एक मोमेंट में अडीरिया ने अपना अनवेवरिंग डिवोशन डिक्लेयर किया, खुद को उसकी ब्लेड के रूप में प्लेज करते हुए। उस इंस्टेंट में एड्रियन ने जस्टिस के पीछे का ट्रू मीनिंग समझ लिया, लॉ नहीं बल्कि चोजन लॉयल्टी। दूर से आते ट्रम्पेट्स की आवाज उसके माइंड में गूंजी, जो आर्मीज के एडवांस होने का सिग्नल दे रही थी। बैटल्स एंड होते, विक्ट्री के हिम्स आते और हिस्ट्री आगे बढ़ती। गहराई से रिफ्लेक्ट करते हुए एड्रियन ने सोचा कि एक दिन उसकी अपनी लेजेंड कैसे लिखी जाएगी। अडीलिया की ओथ में वर्ड से ज्यादा वेट था। उसकी डिवोशन टाइम से परे थी, फ्यूचर जनरेशंस में रेजोनेट हो रही थी। जो स्टोरीज एक बार पैदा होती हैं उन्हें अपनी लाइफ्स मिल जाती हैं, एराज यहां तक कि डायमेंशंस को भी क्रॉस करती हैं। अचानक गोल्डन लाइट से रूम फ्लड हो गया, प्योर और डिवाइन। उसमें डेस्परेट लोगों की प्रेयर्स थीं, उनकी विशेस थीं जो इनेविटेबल एंड्स फेस कर रहे थे। फेथ एक टैंजिबल पावर में कंडेंस हो गया जो दुनिया पर डिसेंड हो रहा था। वाव को एक्सेप्ट करते हुए एड्रियन को उसका डिवोशन पूरा मिल गया। एक सिस्टम विंडो मैनिफेस्ट हुई, ओथ को कंफर्म करते हुए और एक शेयर्ड फ्लो ऑफ पावर एस्टैब्लिश करते हुए। उसकी कहानी की डिटेल्स उसकी एड्रियन कहानी से जुड़ गईं, उनकी डेस्टिनीज अब बाउंड थीं। उसने उसकी लॉयल्टी को जेन्युइन ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट किया। अपनी न्यूली स्वॉन नाइट को देखकर वो वार्मली स्माइल किया। ओवरवेल्म्ड होकर अडीलिया स्पीचलेस खड़ी थी। उसकी सिंसियरिटी से स्टन्ड एड्रियन को कोई डाउट नहीं था कि एक दिन वो भी अपनी एक सेक्रेड लेजेंड फौज करेगी। 2 दिन बाद रॉयल कासल पर धूप छा गई। ये एक नई जर्नी की शुरुआत थी। साइलेंस में ट्रैवल करते हुए एड्रियन गुजर रहे लैंडस्केप को देख रहा था, जबकि अडेलिया उसके साथ थी। उनके बीच टेंशन बहुत थी। वो उसकी आंखों में देखने से बच रही थी, अपने ओथ के ग्रेविटी से दबी हुई थी। उनका रास्ता एलिजाबेथ ने रोका, जो 4th क्वीन थी, और वो अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हुई। एड्रियन ने उसे कोल्डली ग्रीट किया। उसने उसे याद दिलाया कि मेट के प्रति उसकी फॉरगिवनेस सिर्फ उसके रॉयल ब्लड के रिस्पेक्ट में दी गई थी। एड्रियन ने कामली उस नोशन को डिसमिस कर दिया, क्लियर करते हुए कि फॉरगिवनेस देना उसके हाथ में नहीं था। उसने उसे वार्न किया कि बैलरहार्ड नहीं चाहेगा कि एड्रियन की वजह से उसका अपना नाम खराब हो। इंटरनली एड्रियन ने किसी भी शील्ड की जरूरत को डिसमिस कर दिया। उसने कभी किसी पर रिलाई नहीं किया था।
ऑफेंडेड होकर एलिजाबेथ ने उसे एरोगेंट कहा। एड्रियन अनमूव्ड रहा, उसने किसी भी तरह की प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ड्यूल याद करते हुए वो समझ गया कि उसने अपने अंकल के प्राइड को हर्ट किया था जब उसने उनके बिलीव्स को रिजेक्ट किया। वो पेन इतनी आसानी से फेड नहीं होगा। जो डीमन ऑफ द हार्ट बैलर हार्ट के अंदर प्लांट हुआ था वो शायद ग्रो हो रहा था। एलिजाबेथ ने काउंट की लेगेसी के बारे में बात की। 4 डेकेड्स तक लोगों को प्रोटेक्ट किया, एक ऐसी रेपुटेशन जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्राउन के लिए उसकी लॉयल्टी कभी कम नहीं हुई थी। उसने कभी अपने लिए पावर नहीं मांगी थी। फाइनली उसने ट्रूथ रिवील किया। एड्रियन के कन्फाइनमेंट के दौरान बैलरहार्ड ने खुद वॉलंटियर किया था उसे वॉच ओवर करने के लिए। किसी और ने वो बर्डन नहीं लेना चाहा था। इस रेवलेशन से एड्रियन अनसेटल्ड हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंकल को ऐसा चॉइस लेने के लिए क्या चीज ड्राइव कर सकती है। आंसर अभी भी इलूसिव था और डाउट वहां रुका रहा। ओल्ड स्कॉलर निकोलो का सडन अपीयरेंस उस एग्जॉस्टिंग पीरियड ऑफ स्टडी की शुरुआत था जिसका वादा किया गया था। उसका स्टर्न गेज ही रिलेंटलेस डिसिप्लिन सजेस्ट कर रहा था। एड्रसन ने इस आइडिया को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, क्लियर करते हुए जब ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स उसकी अटेंशन डिमांड कर रहे थे तो उसकी बुक्स पर टाइम वेस्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। निकोलो अनमूव्ड रहा और कामली हॉल में अडेलिया के बगल में पोजीशन ले ली। उसने प्रिंस के रिफ्यूजल पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। इड्रीस की स्टबर्ननेस उस पर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाई। ज्यादा इरिटेटेड होते हुए इड्रीस ने स्टडी की जरूरत पर क्वेश्चन उठाया जब रॉयल स्टेटस उसे पहले से ही ऐसी चिंताओं से ऊपर रखता था। स्कॉलर ने अनफ्लिंचिंग सिवेरिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया, इग्नोरेंस को इंस्टिंक्ट के लेवल तक रिड्यूस कर दिया। ऑफेंडेड होकर इद्रिसन उस इम्प्लीकेशन पर ब्रिसल किया। उसका टेम्पर फ्लेयर हो गया जब निकोलो ने कूली ऑब्जर्व किया कि उसका रिएक्शन एक प्रोवोक्ड बीस्ट जैसा लगता है। गुस्सा और बढ़ गया जब इद्रिसन ने इंसिस्ट किया कि उसने तो अभी अपनी ट्रू एलिक्वेंस दिखाना शुरू भी नहीं किया है। कॉन्फ्रंटेशन रैपिडली एस्केलेट हो गया। इद्रिसन ने असर्ट किया कि उसके पास ऑलरेडी वो सारी नॉलेज है जो उसे चाहिए और किसी भी तरह के लेसन्स कंटिन्यू करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लेम को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हुए निकोलो ने एक सिंपल रेजोल्यूशन प्रपोज किया। अगर इद्रिसन का कॉन्फिडेंस जेन्युइन साबित हुआ तो स्कॉलर कभी वापस नहीं आएगा। इस मैटर को सेटल करने के लिए निकोलो ने स्ट्रेंथ के बजाय इंटेलेक्ट का एक टेस्ट चुना। थ्योरी ऑफ माना को सब्जेक्ट बनाया। इद्रिसन ने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। उसका कॉन्फिडेंस अनवेवरिंग था। जैसे ही लेसन शुरू हुआ निकोलो ने विजिलेंस और अवेयरनेस पर एम्फसाइज किया, समझाते हुए कि अपना गार्ड कम करने से दूसरों को वीकनेस एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। इद्रिसन को एक बुक देते हुए निकोलो ने डिस्कशन को पॉलिटिक्स और लॉयल्टी के मैटर्स की तरफ गाइड किया। इद्रिसन ने टेक्स्ट को एनालाइज किया जिसमें रूलर और वैसल के बीच के बॉन्ड को म्यूचुअल इंटरेस्ट्स का एक कोल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सचेंज बताया गया था। वहां से कॉन्वर्सेशन और ब्रॉडर क्वेश्चंस में एक्सपैंड हो गया, किंग और उसके लोगों के बीच के ट्रू रिलेशनशिप के बारे में। जो हुआ उसने इद्रिसन को भी सरप्राइज कर दिया। उसने आर्ग्यू किया कि एक रूलर की ड्यूटी प्रोटेक्शन में होती है, जबकि लोग उस सर्विस को टैक्सेस और ओबीडियंस के थ्रू रीपे करते हैं। लॉयल्टी उसके व्यू में सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए चुकाया गया प्राइस है। घंटे अननोटिस्ड गुजर गए जैसे ही डिबेट गहरा होता गया। नेचुरली फ्लो हो रहा था जब दिन की रोशनी रात में बदल गई। जब लेसन फाइनली एंड हुआ निकोलो हल्के से उस प्रोग्रेस से सैटिस्फाइड लगा। इद्रिसन ने बाद में हंसा, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट से अम्यूज था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा लेसन उसका इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है। उसे बाद में रियलाइज हुआ कि ये एक ऑर्डिनरी लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने इसे स्ट्रेंजली एंजॉय किया था। एक थकी हुई साय के साथ इद्रिसन ने स्कॉलर की कनिंग को एक्नॉलेज किया। निकोलो ने उसे बिना किसी फोर्स या कोएर्शन के एंगेज्ड रखा था। कॉरिडोर्स में अकेले चलते हुए निकोलो ने उस इनकाउंटर पर रिफ्लेक्ट किया, ये कंक्लूड करते हुए कि फर्स्ट प्रिंस उन र्यूमर्स से बहुत अलग था जो उसके आसपास थे। उस ट्रबलसम एक्सटीरियर के नीचे उसने एक रेयर और ओवरलुक्ड पोटेंशियल महसूस किया। हल्के से स्माइल करते हुए ओल्ड स्कॉलर अपनी डिस्कवरी से सैटिस्फाइड था। उसे विश्वास था कि उसके सामने वाला डिफिकल्ट स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता था। उस रात देर से इद्रिसन बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को घूर रहा था। बोर्डम उसके थॉट्स पर भारी पड़ रहा था। रूम की साइलेंस ने उसे रेस्टलेस बना दिया था। पैलेस लाइफ अनबेरेबली मोनोटोनस हो रही थी। अदीलिया अंदर आई और उसकी फ्रस्ट्रेशन को इमीडिएटली नोटिस किया। उसकी कंसर्न साफ दिख रही थी जब वो उसकी कंडीशन चेक कर रही थी। इद्रिस ने लेजली स्ट्रेच किया, कंप्लेन करते हुए कि विंटर कितनी धीरे से आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक मेड ने अनाउंस किया कि सर गैलेनार्ड आ गए हैं और बाहर वेट कर रहे हैं। उसे अंदर आने की परमिशन मिल गई। इद्रिन सोच रहा था कि वो इस डल रूटीन को कैसे तोड़े जो उस पर सेटल हो गया था। गैलेनार्ड ने रिमार्क किया कि उनके लास्ट ट्रेनिंग सेशन को कितना टाइम हो गया है। जब इद्रिस उसे स्टडी कर रहा था उसने नाइट के ट्रबल्ड डिमीनर को नोटिस किया। गैलेनार्ड धीरे से अंदर आया। उसका पॉस्चर हैवी था, जैसे किसी अनसीन वेट से बर्डन्ड हो। उसके आसपास अभी भी इनर डीमंस का शैडो घूम रहा था।
अपना सिर झुकाए हुए गैलेनार्ड ने अपॉलॉजी ऑफर की। उसकी आवाज कांप रही थी। इद्रिस इन जेन्युइनली सरप्राइज था। ऐसी जेस्चर एक्सपेक्ट ना करते हुए गैलेनार्ड ने एक्सप्लेन किया कि उसने खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस तोड़ा था, ये एडमिट करते हुए कि वो इद्रिस को अवॉइड कर रहा था ताकि वो अपने डार्कनेस को कन्फ्रंट करने से बच सके। इद्रिस को एलिजाबेथ की पहले दी गई वार्निंग याद आई कि उसके आसपास के नाइट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे। गैलेनार्ड की इंटेंशंस के बारे में क्यूरियस होकर उसने पूछा कि अब ये आदमी क्या चाहता है। गैलेनार्ड ने अपनी लॉयल्टी प्लेज की, ये कहते हुए कि अगर इद्रिस सच में उसे स्टूडेंट मानता है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे फॉलो करेगा। इद्रिस ने रिस्पॉन्ड करने से पहले केयरफुली रिफ्लेक्ट किया। इमीडिएट एक्सेप्टेंस देने के बजाय उसने पहले अपनी विश बताने का डिसाइड किया। अपने अंकल बैलरहार्ट को बुलाते हुए उसने प्रपोज किया कि वो साथ में ट्रैवल करे। उसका कन्फाइनमेंट खत्म हो चुका था, इसलिए उनके डिपार्चर को रोकने वाला कुछ नहीं था। इद्रिस ने कैपिटल से दूर एक डेस्टिनेशन की रिक्वेस्ट की, एक लंबी जर्नी सजेस्ट की। बैलरहार्ट ने साइलेंस में सुना, उसे क्लोजली स्टडी करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस रिक्वेस्ट के पीछे क्या मोटिवेशन है। उसने एक्सप्लेन किया कि नेसेसरी एस्कॉर्ट और स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा। इद्रिस ने बिना किसी कंप्लेंट के अग्री किया, बस ये पूछा कि जब प्रेपरेशंस कंप्लीट हो जाए तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। उसी मोमेंट कार्स रूम में एंटर हुआ, एविडेंट क्यूरियोसिटी के साथ कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए। इद्रिस के उसकी तरफ देखने के तरीके को नोटिस करते हुए कार्स ने रीजन पूछा। उसने अपना सरप्राइज एडमिट किया, उसे एक ज्यादा रेकलेस डिमांड की एक्सपेक्टेशन थी। इनवर्डली रिफ्लेक्ट करते हुए इद्रिस ने एक्नॉलेज किया कि बैलरहार्ट ने सच में पास्ट में उसे फेल किया था। उस स्टबर्न ओल्ड मैन की क्वाइट सफरिंग को देखकर इद्रिसन ने फिलहाल के लिए उसे फॉरगिव करने का चूज किया। जब कार्स इस सिचुएशन पर हंसा, इद्रिसन ने क्वेश्चन किया कि किसी और की मिसफॉर्चून पर खुश होना कैसा अम्यूजमेंट है। इससे पहले कि वो मोमेंट सेटल हो पाए, अडीलिया एक इंपॉर्टेंट लेटर लेकर अंदर आई। उसने अनाउंस किया कि फाइनली वो लॉन्ग अवेटेड मैसेज आ चुका है। रेड सील तोड़कर इद्रिसन ने कॉन्टेंट्स पढ़े और उसे वो आंसर मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। लेटर ने कंफर्म कर दिया कि इनविजिबल स्वॉर्ड ने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ब्लू मून नाम के वॉरियर को इमेजिन करते हुए इद्रिन समझ गया कि ये एलाय उसके प्लान्स के लिए कितना वैल्यूएबल होगा। सैटिस्फैक्शन में स्माइल करते हुए उसने लेटर फोल्ड किया, कॉन्फिडेंट था कि इवेंट्स उसके फेवर में अनफोल्ड हो रहे थे। कुछ दिन बाद रॉयल प्रोसेशन कैपिटल से निकल गया, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जर्नी शुरू करते हुए। रास्ते में इम्पेशेंट होते हुए इद्रिसन ने झुककर पूछा कि ट्रिप कितनी देर और चलेगी, तो बैलरॉड ने कामली उसे बताया कि वो ऑलरेडी अपने गोल के पास है। जैसे ही लैंडस्केप उनके सामने खुला, एक फेमस विलेज की बिल्डिंग्स नजर आने लगी। अपने डिस्टिंक्टिव क्रेस्ट के साथ एलन कॉलोनी किंगडम के फाइनेस्ट फोर्ज के रूप में प्राउड खड़ा था। ब्लैकस्मिथ्स बिना थके स्टील हैमर कर रहे थे, वॉर के वेपन्स बना रहे थे जो पूरे लैंड में फेमस थे। इद्रिसन ने एक्सप्लेन किया कि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्राफ्ट्समैन को ढूंढ रहा था जो कभी क्राउन के लिए काम करता था। उसकी यादें ताज़ा हो गई उस एक्सेंट्रिक आदमी की जिसका टेम्परमेंट बड़ा अजीब था। उसे याद करके भी इद्रिन की स्पाइन में एक चिल दौड़ गई। एक्सीलेंस डिमांड करते हुए इद्रिसन ने जोर दिया कि उसे एक ऐसा वेपन चाहिए जो उसकी फुल पावर को एंड्योर कर सके। बैलरॉड ने वॉर्न किया कि जिस ब्लैकस्मिथ की वो बात कर रहा था उससे डील करना नोटोरियसली डिफिकल्ट था। इद्रिसन ने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। उसे कॉन्फिडेंस था कि कोई सीरियस इश्यूज नहीं आएंगे। जैसे ही मैप अनफोल्ड हुआ, नैरेटर ने एक नए फेज की शुरुआत मार्क की। ये 30 डे जर्नी अभी बस शुरू ही हुई थी। जर्नी जैसे ही आगे बढ़ी, 5 दिन और गुजर गए जब प्रोसेशन आराम से रोड पर आगे बढ़ रहा था। इद्रिसन इंक्रीजिंगली रेस्टलेस हो गया। कैरेज का कन्फाइनमेंट उसे एक स्लो और डेलिब्रेट टॉर्चर की तरह फील हो रहा था। वक्त वक्त पर वो अडीलिया की तरफ देखता, जो कॉर्नर में चुपचाप बैठी थी, अभी भी एनकैम्प्ड एक लाइफलेस डॉल जैसी लग रही थी, और फिर उसकी नज़र पासिंग सीनरी पर चली जाती। इद्रिसन उस टाइम पर रिफ्लेक्ट कर रहा था जो निकल चुका था। उसकी रिटर्न के बाद लगभग एक पूरा महीना बीत चुका था, इसीलिए उसने आइडल आवर्स का यूज करने का सोचा। उसने अंदर फोकस करने का चूज किया, मेडिटेशन की स्टेट में एंटर किया ताकि अपनी ग्रोइंग पावर को रिफाइन और कल्टिवेट कर सके। जैसे ही वो सेटल हुआ, फेंट ब्लू माना के मोस उसकी बॉडी के अराउंड घूमने लगे, सब कुछ अंदर की तरफ खींचते हुए। उसने रॉयल मून की एनर्जी को डायरेक्टली अपने कोर में अब्जॉर्ब किया। फ्लो तेजी से एक्सेलरेट हुआ, उसके चेस्ट में एक पावरफुल वॉर्टेक्स बना दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपनी माना की फिजिकल मैनिफेस्टेशन को अपने सामने फ्लोट करते देखा। डिसबिलीफ में उस शेप को घूरते हुए उसने सवाल किया कि क्या वो जो देख रहा था वो रियल था। उसके एडवांसमेंट की स्पीड absurd थी। शॉक्ड था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऑलरेडी 4th सर्कल तक कैसे पहुंच गया। आंसर जल्दी ही रिवील हुआ जब डोमेंट एनर्जी ऑफ द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड उसके अंदर वायलेंटली रिएक्ट हुई। वो एंशिएंट फोर्स उसकी लिमिट्स के खिलाफ रिलेंटलेसली पुश कर रही थी, उन्हें फोर्सिबली एक्सपैंड कर रही थी। जैसे ही पावर सेटल हुई, उसकी वेन्स में पेन दौड़ गया। एक बर्निंग सेंसेशन उसे ओवरवेल्म करने की थ्रेट दे रहा था। उसे एंड्योर करते हुए उसने फील किया कि वो इनविजिबल चेन्स जो पहले उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करती थीं, वो पूरी तरह से शैटर हो चुकी हैं। जो सील उसे रोक रहा था वो डिसॉल्व हो गया और उसे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के इवॉल्व होने की फ्रीडम मिल गई।
ब्रेक थ्रू की ईज ने उसे स्टन कर दिया। अडेलिया ने जल्दी ही डिस्टर्बेंस नोटिस की और कंसर्न में आवाज लगाई। इड्रिसन ने जल्दी से चेंज को छुपा लिया, कैजुअली स्ट्रेच करते हुए और उसे मसल टेंशन कहकर टाल दिया। फेंटली स्माइल करते हुए उसने अपनी फिस्ट को भिंचा, न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में स्टेडिली पल्स करते हुए फील किया। थोड़ी ही देर में कैरेज इम्पोजिंग एलन रेजिडेंस के सामने रुक गई। नीचे उतरते हुए इड्रिसन ने इतने रिनाउंड फोर्जिंग साइट पर विजिट करने के ऑनर को एक्नॉलेज किया। एलन फोर्जेस के टोरॉन ने रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया और ग्रुप को उस एक्सपेंसिव मैंशन के अंदर ले गया। जैसे वो हॉल्स में आगे बढ़े, इड्रिस ने दीवारों पर ट्रॉफी की तरह लगे काउंटलेस वेपन्स देखे। उन्हें क्रिटिकल आई से एग्जामिन करते हुए उसने उन्हें सिर्फ ऑर्नामेंटल पीसेस कहकर डिसमिस कर दिया। कॉरिडोर्स में आगे बढ़ते हुए उसने एलन फैमिली की वार्म हॉस्पिटैलिटी नोट की। जब रिक्वेस्टेड सोड का टॉपिक आया तो टोरॉन ने कंफर्म किया कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। इड्रिसन ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंस्टेड उसने पहले प्रेमिसेस एक्सप्लोर करने को कहा। बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट करते हुए टोरॉन ने उसे लेजेंडरी एलन फोर्ज की तरफ गाइड किया। स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए हर स्टेप के साथ हीट बढ़ती गई, साथ ही मेटल पर हैमर के रिलेंटलेस क्लैंक की आवाज आ रही थी। टोरॉन ने प्राइड से बोला, एक्सप्लेन किया कि फोर्ज कभी रेस्ट नहीं करती। इड्रिसन ने ऑप्रेसिव टेम्परेचर पर कमेंट किया, इस जगह को एक मैसिव फर्नेस की तरह बताया। होस्ट ने ब्लैकस्मिथ्स के डेडिकेशन की तारीफ करके रिस्पॉन्ड किया। अचानक अंदर की फोर्जेस में से एक से फ्लेम्स का इरप्शन हुआ। ऑर्डर्स चिल्लाए जा रहे थे और केओस में एक कमांडिंग वॉइस गूंज उठी। इद्रिसन ने उस डायरेक्शन से एक अनफेमिलियर प्रेजेंस एमिनेट होते हुए फील किया, समथिंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट। टॉर्डन ने उसे रीडायरेक्ट करने की कोशिश की, उसका ध्यान कहीं और ले जाने की कोशिश की, लेकिन इद्रिस ने उस एफर्ट को इग्नोर किया और हीट और नॉइस की तरफ बढ़ गया। वहां एक एल्डरली ब्लैकस्मिथ फ्यूरियसली काम कर रहा था, बिना रुके इनकैंडिसेंट मेटल को हैमर कर रहा था। जिस मोमेंट इद्रिसन ने उस आदमी का ऑरा सेंस किया, वो जान गया कि उसे एग्जैक्टली वही मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था। हैमर की हर स्ट्राइक क्लियरली रेजोनेट हो रही थी, एक ऐसा रिदम बना रही थी जो अजीब तरह से फेमिलियर था। पास आते हुए इद्रिस उन ब्लोज की फ्लॉलेस हार्मनी से कैप्टिवेट हो गया। ब्लैकस्मिथ अपने हाथों में ब्लेड के अलावा बाकी सबसे ऑब्लिवियस लग रहा था। उस मोमेंट में इद्रिसन का माइंड ड्रिफ्ट हुआ और उसने सॉर्ड के रूप में अपनी फर्स्ट मेमोरी की एक फ्लीटिंग ग्लिम्स पकड़ ली। उसे अपनी खुद की क्रिएशन याद आई जो रोरिंग फ्लेम्स के अंदर फॉर्ज हुई थी। इंटेंस हीट के कारण उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। जब तक अडेलिया आगे नहीं आई, उसने उसे जेंटली वाइप किया और इद्रिसन अपने ट्रांस से स्टार्टल्ड हो गया। इद्रिसन ने उसे थोड़ी सरप्राइज से देखा, फिर अपना ध्यान वापस क्राफ्ट्समैन की तरफ कर दिया। टॉर्डन ने बताया कि वो आदमी उनके सबसे स्किल्ड ब्लैकस्मिथ्स में से एक था। दूर से देखते हुए इद्रिसन ने नोटिस किया कि वो बूढ़ा आदमी हर स्ट्राइक में अपनी पूरी सोल डाल रहा था। रिदम कभी नहीं रुकता था। अचानक एक एनरेज सुपरवाइजर आगे बढ़ा, डिमांड किया कि काम बंद हो। टॉर्डन ने बताया कि ये वही था जो फोर्ज के उस सेक्शन की ओवरसीइंग करता था। जब कमांड इग्नोर हो गई, ब्लैकस्मिथ ऐसे ही हैमरिंग करता रहा जैसे वो दुनिया के लिए डेफ हो। एनरेज्ड होकर सुपरवाइजर आगे बढ़ा, प्रोसेस को फोर्सिबली रोकने की कोशिश करने लगा। इद्रिसन ने इंस्टेंटली इंटरवीन किया, उस आदमी की आर्म पकड़ी और उसे रोक दिया इससे पहले कि वो इंटरफेयर कर पाए। अथॉरिटी रेडिएट करते हुए इद्रिसन ने साइलेंस डिमांड की और सबको एरिया क्लियर करने का ऑर्डर दिया। अपना ध्यान ब्लेड की तरफ करते हुए उसने उसकी हिप्नोटिक ग्लीम को देखा। उसने नोटिस किया कि ब्लैकस्मिथ खुद को फिजिकल लिमिट से बहुत आगे पुश कर रहा था। डेंजर सेंस करते हुए इद्रिसन ने वार्न किया कि आयरन कूल हो रहा था और तुरंत आग तेज करने की अर्ज की। असिस्टेंट्स पैनिक में रिएक्ट हुए, फ्लेम्स को फ्यूल करने और फोर्ज की इंटेंसिटी रिस्टोर करने के लिए दौड़े। अपने आर्म्स फोल्ड करते हुए इद्रिसन ने चुपचाप ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया। क्यूरियस था कि ब्लैकस्मिथ का रिजॉल्व उसे कितनी दूर तक ले जाएगा। पसीना और खून मिल गए थे जब वो बूढ़ा आदमी कंटिन्यू करता रहा, एक ट्रांस लाइक स्टेट में एंटर हो गया। स्टील के शेप होने का एकोइंग रिदम पूरे फोर्ज में भर गया, रॉ फोर्स के साथ स्पेस को डोमिनेट कर रहा था। इद्रिसन ने टेक्निक को एडमायर किया, रियलाइज किया कि क्राफ्ट्समैन के हाथों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अचानक उसने उसे फील किया। अनफिनिश्ड ब्लेड से एक स्ट्रेंज रेजोनेंस एमिनेट हो रही थी। हीट इंटेंसिफाई हो गई जैसे ही ब्लैकस्मिथ का ऑरा फ्लेयर हुआ, फ्लेम्स के साथ ही मर्ज हो गया। सांस लेने के लिए भी बिना रुके वो आदमी अपना काम करता रहा। इमर्स्ड होकर इद्रिसन ने अपने सामने के सीन से एक डीप इनएक्सप्लिकेबल कनेक्शन फील किया। सेंसेशन पर सवाल करते हुए उसने सोचा कि वो वाइब्रेंट अनफेमिलियर एनर्जी आखिर थी क्या। गार्डन पाथ्स में स्ट्रोल करते हुए टॉरन ने एक्सप्लेन किया कि एल्डरली ब्लैकस्मिथ का बिहेवियर इंक्रीजिंगली ट्रबलिंग हो गया था। पिछले कुछ वीक से मास्टर हर उस सॉर्ट को मेल्ट डाउन कर रहा था जिसे वो बनाता था। जब रीजन पूछा गया, टॉरन ने क्लैरिफाई किया कि वेपन्स तो फ्लॉलेस थे,
हर क्रिएशन एक कंप्लीट मास्टरपीस था जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। और एग्जैक्टली यही बात इस सिचुएशन को पेनफुल बना रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी परफेक्शन को क्यों डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। ये वेस्ट टॉरेन पर बहुत हैवी पड़ रहा था, स्पेशली जब ब्लैकस्मिथ की कंडीशन डिक्लाइन हो रही थी। लगभग 1 महीने से वो बूढ़ा आदमी बैरली खा रहा था या सो रहा था। उसने खुद को पूरी तरह फोर्ज को डेडिकेट कर दिया था। केयरफुली सुनते हुए इदरीस की क्यूरियोसिटी और स्ट्रांग होती गई। एक क्राफ्ट्समैन जो अपने वर्क के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को रेडी था, उसमें कुछ डीपली अनसेटलिंग येट फैसिनेटिंग था। जैसे जैसे डेज बीते, इदरीस इन डेली फोर्ज विजिट करने लगा। वो साइलेंस में ऑब्जर्व करता रहा कि मास्टर वही पनिशिंग रूटीन सुबह से नाइटफॉल तक रिपीट कर रहा है। इस रिलेंटलेस साइकिल ने पागलपन नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन रिवील की, एक लेवल ऑफ डेडिकेशन जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की लिमिट तक थी। अंधेरा होने के बाद भी फोर्ज आग से अब्लेज रहा, फायर से लिट और उसमें हैमर स्ट्राइक्स का स्टेडी रिदम गूंजता रहा। फाइनली डिपार्चर का डे आ गया। प्रोसेशन ने एलन कॉलोनी छोड़ने की प्रिपरेशन कर ली। डिपार्ट होने से पहले इदरीसन ने फोर्ज 1 लास्ट टाइम विजिट किया। होप कर रहा था कि वो ब्लेड का कंप्लीशन देख पाए। ऑनगोइंग वर्क को देखते हुए उसे एक क्वाइट रिग्रेट फील हुआ। सॉर्ड अभी भी अनफिनिश्ड थी और वो जानता था कि अब वो रिटर्न जर्नी को और डिले नहीं कर सकता। डिपार्चर की इनएविटेबिलिटी को एक्सेप्ट करके वो वापस मुड़ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रेस्ट करने का डिसाइड किया। टॉरेंट डीपली डिसअपॉइंटेड था। उसने विश किया कि इदरीस ने फिनिश्ड मास्टरपीस देखा होता। रिग्रेट हवा में काफी हेविली रिंगर कर रहा था। सडनली अर्जेंसी ने मोमेंट को कट किया। एक सर्वेंट अस्टॉनिशिंग न्यूज लेकर तेजी से आगे आया। ब्लैकस्मिथ ने सॉर्ट कंप्लीट कर दी थी। शॉक से इदरीस की आंखें चौड़ी हो गईं जब वो फोर्ज की तरफ वापस मुड़ा। शैडोज से वो बूढ़ा क्राफ्ट्समैन निकला, एक रेडिएंट ब्लेड पकड़े हुए। मेटल इतना ब्रिलियंटली ग्लीम कर रहा था, सनलाइट को इतना इंटेंसली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसने वहां मौजूद हर किसी को डैजल कर दिया। रेवरेंड केयर के साथ ब्लैकस्मिथ ने वेपन को पॉलिश किया जैसे किसी चाइल्ड की देखभाल कर रहा हो। घुटनों पर बैठकर उसने सॉर्ड प्रेजेंट की, अपनी ग्रेटेस्ट क्रिएशन सिर्फ यंग प्रिंस को ऑफर की। जब इद्रन ने उसे एक्सेप्ट किया, बैलेंस फ्लॉलेस लगा। ब्लेड उसकी ग्रिप में अलाइव लग रही थी, फेंटली पावर से पल्स कर रही थी। देखने वाले डिसबिलीफ में फ्रोजन खड़े थे, अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड कि उस बूढ़े आदमी ने इतना बड़ा ट्रेजर विलिंगली दे दिया। इद्रन ने इमीडिएटली उसकी वर्थ पहचानी। दिस वॉज अ वेपन फिट फॉर रॉयल्टी। उसे टेस्ट करते हुए उसने फील किया कि एनर्जी ब्लेड से उसके आर्म में सीमलेसली फ्लो हो रही थी। सॉर्ड ऐसे मूव हुई जैसे वो उसके विल का एक्सटेंशन हो। जब उसे स्काईवर्ड उठाया गया, वो ओवरवेलमिंग ब्रिलियंस के साथ चमकी, अपने न्यू मास्टर की अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए। इद्रिसन ने वेपन के लिए एक नेम चूज किया, डॉन। उसके लिए इट सिंबलाइज्ड अ बिगिनिंग, और जो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे उसके लिए इट वुड मार्क द एंड। इस नेम से ब्लैकस्मिथ बहुत खुश हुआ और जॉय उसके थके हुए फेस पर आ गई। वो जॉय ज्यादा देर नहीं चली। काउंटलेस स्लीपलेस डेज के स्ट्रेन ने फाइनली उस बूढ़े आदमी की बॉडी को क्लेम कर लिया और वो कोलैप्स हो गया। इद्रिसन ने उसे पकड़ लिया स्टोन ग्राउंड से टकराने से पहले। उस फ्रेल क्राफ्ट्समैन को कैरी करते हुए इद्रिसन ने बैलरहार्ट को इन्फॉर्म किया कि उनका डिपार्चर एक बार फिर डिले होगा। उसने रात भर वहीं रुकने का चूज किया, उस आदमी की देखभाल करने के लिए जिसने अपनी आर्ट के लिए सब कुछ दे दिया था। जैसे ही विलेज पर रात छा गई, नाइट्स ने एंट्रेंस को गार्ड किया। अंदर ब्लैकस्मिथ कई वीक्स में पहली बार पीसफुली सो रहा था। उसे रेस्ट करते हुए देखकर इद्रिसन ने फेट पर रिफ्लेक्ट किया। सॉर्ड ने खुद ही अपने बॉर्न होने का मोमेंट चूज किया था। करीब झुककर इद्रिसन ने एक ट्रूथ विस्पर किया जो सिर्फ क्राफ्ट्समैन के कानों के लिए था। वो बूढ़ा आदमी शॉक में जागा, ट्रेम्बलिंग होने लगा जब रियलाइजेशन उसे हुआ। फाइनली समझ में आने पर उसने पहचाना कि ऐसी पावरफुल कनेक्शन ने उसके हाथों को क्यों गाइड किया था। उसके ऊपर रिलीफ छा गया, जिसके बाद एक क्वाइट लाफ्टर आई। एवरीथिंग फाइनली मेड सेंस। एक ट्रेम्बलिंग हैंड के साथ ब्लैकस्मिथ ने सॉर्ड को एक बार फिर टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। इद्रिसन ने हिल्ट को उन थके हुए पाम्स में रख दिया। उसे पकड़कर क्राफ्ट्समैन ने कोल्ड स्टील को अनमिस्टेकेबल प्राइड के साथ करेस किया। अपनी फाइनल रिक्वेस्ट में उसने विश किया कि ब्लेड अपने वील्डर जितनी ग्रेट बने, होप करते हुए कि वो इद्रिसन की लेजेंड को हमेशा कंपनी करेगी। इद्रिसन ने वाव एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस करते हुए कि वेपन एक लिविंग लेजेंड बनेगा। सैटिस्फाइड होकर वो बूढ़ा आदमी सॉफ्टली मुस्कुराया। उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई जब वो पीसफुल रेस्ट में चला गया। उसका ब्रीदिंग फेड हो गया और उसकी फाइनल ब्रेथ साइलेंस में रूम से चली गई। इद्रिसन चुपचाप खड़ा रहा, मास्टर के पासिंग को ऑनर करते हुए। ब्लैकस्मिथ ने अपनी अल्टीमेट क्रिएशन डिलीवर कर दी थी और अब फाइनली रेस्ट कर रहा था। टॉर्चेस जेंटली क्रैकल कर रहे थे, चेंबर को इल्यूमिनेट कर रहे थे जब वो मोमेंट सॉलेम डिग्निटी के साथ पास हुआ। डॉन को रेड वेलवेट में शीथ किया गया। उसका पहला रेस्टिंग प्लेस उसके बर्थ के वर्दी था। टोरेन ने डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की। इसे रॉयल फैमिली को ऐसा गिफ्ट ऑफर करना एक ऑनर बताया। उसने होप की कि ब्लेड प्रिंस की लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी। सॉर्ड को एक बार फिर होल्ड करते हुए इद्रिसन ने उसका परफेक्ट बैलेंस फील किया
और उसकी इमेजरेबल वैल्यू को एक्नॉलेज किया। टोरिन विजिबली नर्वस था। वो रॉयल रिकग्निशन के वेट में अपनी अनीस छुपाने की स्ट्रगल कर रहा था। इद्रिसन ने एलन फैमिली की लॉयल्टी की प्रेज की, क्राउन के प्रति उनकी अनवेवरिंग सर्विस को नोट किया। तब टोरिन ने रियलाइज किया कि प्रिंस उससे कहीं ज्यादा समझता था जितना वो रिवील करता था। उसके तुरंत बाद रॉयल प्रोसेशन ने अपनी जर्नी रिज्यूम की। सोल्जर्स तेजी से मूव हुए, लॉस्ट टाइम रिकवर करने के लिए ईगर थे। उन्हें बैलोरहार्ड मार्चिंग रैंक्स के बीच मिला। इद्रिसन ने अपने अंकल को ट्रूप्स को प्रिसेशन के साथ डायरेक्ट करते हुए ऑब्जर्व किया। अर्जेंसी क्लियर थी, ऑर्डर्स आ चुके थे। उन्हें नाइटफॉल से पहले स्टोन लायन कैसल पहुंचना था। फिर इद्रिसन ने एक रादर सीरियस प्रॉब्लम एडमिट की, उसे घोड़ा चलाना आता ही नहीं था। बैलोरहार्ड इस रेवलेशन से अटली स्पीचलेस रह गया। घोड़े पर माउंट होने के लिए स्ट्रगल करते हुए इद्रिसन ने फाइनली सैडल में सेटल होने से पहले कई बार अपना बैलेंस खो दिया। तब भी अपराइट रहना डिफिकल्ट साबित हुआ। उसके ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स पर अडीलिया को हंसी आ गई, जो उसके बगल में मूव हो रही थी और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो रेंज से किसी अनकोऑर्डिनेटेड चाइल्ड की तरह चिपका हुआ था। उस स्टबन एनिमल ने उसके कंट्रोल को रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से उसे पूरी राइट बैलेंस के लिए फाइट करना पड़ा जब प्रोसेशन रोड पर एडवांस हुई। इवेंचुअली होराइजन पर स्टोन लायन फोर्ट्रेस का सिल्वेट दिखाई दिया। वो मैसिव स्ट्रक्चर ओपन स्काई के नीचे प्राउडली खड़ा था। उसकी टावरिंग वॉल्स लैंडस्केप पर डोमिनेट कर रही थी। गेट्स पर अराइवल पर इद्रिसन ने विजिबल रिलीफ के साथ डिसमाउंट किया। ग्रेटफुल था कि उसने जर्नी सर्वाइव कर ली विदाउट ह्यूमिलेटिंग हिमसेल्फ फर्दर। वेलकम विलोवन फैमिली के यॉर्क ने लीड किया, जिसने फॉर्मली क्राउन प्रिंस को रिसीव किया। सोल्जर्स ने यूनिसन में बाउ किया, रॉयल्टी के अराइवल को सल्यूट करते हुए। जब इद्रिसन ने उन्हें ऑब्जर्व किया, उसने इमीडिएटली आयरन लैंड फैमिली की स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज किया। जो क्रेस्ट उन्होंने पहना था वो उन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर के गार्डियंस के रूप में मार्क करता था, ऐसे वॉरियर्स जो जेनरेशंस की बैटल से शेप हुए थे। उसके थॉट्स उनके ओरिजिन्स की तरफ ड्रिफ्ट हुए, उस लीनिएज के फाउंडर आर्विन को याद करते हुए। उस मेमोरी ने नस्टाल्जिया का एक क्वाइट एक जगाया जब उसने अपने फॉर्मर कंपेनियन को रिकॉल किया। जैसे ही आर्विन उसके सामने झुकी, उसकी प्रेजेंस में एक अनमिस्टेकेबल एज थी। अडीलिया ने सरफेस के नीचे हॉस्टिलिटी सेंस की और इंस्टेंटली एक किलिंग इंटेंट रिलीज की, जो उसके मास्टर को शील्ड करने के लिए थी। उसकी ग्लेयर आर्विन पर लॉक हो गई, पोलाइट रिस्ट्रेंट के अंदर छुपी थ्रेट को परसीव करते हुए। इद्रिसन ने अडीलिया के शोल्डर पर हाथ रखा, वायलेंस इरप्ट होने से पहले उसे रोक दिया। उसके कमांड पर उसने अपना ओरा विड्रॉ कर लिया, पर उसकी आंखें उस परसीव्ड राइवल से हटती नहीं थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी। रिलीफ था कि उसकी मैनर ट्रेनिंग ने उसे इतनी जल्दी कंट्रोल रिगेन करने दिया। आर्विन को बुलाते हुए इद्रिसन ने उसे फोर्ट्रेस के अंदर अकंपनी करने को कहा। फिर उसने अदर नाइट्स को फॉलो करने के लिए इन्वाइट किया। उसकी स्माइल में प्रोवोकेशन थी। चैलेंज क्लियर था, अनफिनिश्ड बिजनेस पास्ट से अभी भी बचा हुआ था, और ये बेटर होता अगर इन्वॉल्व्ड हर कोई प्रेजेंट होता। एक वुडन सोर्ड उठाते हुए इद्रिसन ने आयरन लायन की फेम्ड स्ट्रेंथ को फर्स्ट हैंड देखने की अपनी डिजायर अनाउंस की। जमा हुए सोल्जर्स के सामने खड़ा होकर उसने पहले व्यक्ति का इंतजार किया जो आगे बढ़े। नाइट्स हिचकिचाए और अनईजी ग्लांसेस एक्सचेंज किए। उनकी रिलक्टेंस से उसे मजाक आया और उसने ओपनली उनके डर को मॉक किया, ये गारंटी देते हुए कि हारने पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आखिर में एक नाइट बाहर आया, फ्रांसिस, फोर्थ ट्रूप से। वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा, खुद को टेस्ट करने के लिए ईगर था। इद्रिसन ने बिना किसी सेरेमनी के एक्सेप्ट कर लिया। फ्रांसिस ने फोर्स के साथ चार्ज किया, लेकिन उसकी मूवमेंट स्लो और प्रिडिक्टेबल थी। इद्रिसन ने उसे एफर्टलेसली इवेट किया और उसके एब्डोमेन पर एक सिंगल माना इन्फ्यूज्ड स्ट्राइक से रिप्लाई किया। इस ब्लो ने फ्रांसिस के फेफड़ों से हवा निकाल दी और उसे जमीन पर पटक दिया। वो इंस्टेंटली डिफीट हो गया। बिना रुके इद्रिसन ने एक और चैलेंजर को बुलाया। पॉल, फिफ्थ ट्रूप से, अग्रेसिवली अटैक करते हुए आया, अपने कॉमरेड की ऑनर वापस लाने की कोशिश में, लेकिन उसका एफर्ट भी उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। इद्रिसन ने इजीली ब्लॉक किया और उसे वुडन सोर्ड से फेस पर मारा, जिससे वो एक फेंके हुए डॉल की तरह हवा में उड़ता चला गया। एक और नाइट जल्दी ही गिर गया, जिसे ब्रूटल प्रिसिशन से नीचे लाया गया था। कोर्टयार्ड गिरे हुए बॉडी से भर गया। इद्रिसन ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ सिचुएशन को देखा। आयरन लायन ट्रूप्स की इस कमजोरी पर अफसोस जताया। सोल्जर्स आपस में फुसफुसाने लगे, मान रहे थे कि वो सिंपली इतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाए। अपना अटेंशन आर्विन की तरफ मोड़ते हुए, जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी, एड्रिन ने डिक्लेयर किया कि वो उसे अपने साथ कैपिटल ले जाएगा जब वो वापस लौटेगा। उसकी हेजिटेशन इमीडिएट थी। इससे पहले कि वो रिप्लाई करती, आयरन लायन का कमांडर रोकने के लिए आगे आया। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करना चाहता था। एड्रिसन ने इस रेजिस्टेंस को मॉक किया, कहते हुए कि इस मैटर को सिंपली सेटल किया जा सकता है। उसने आर्विन का फेट डिसाइड करने के लिए एक वेजर प्रपोज किया। कमांडर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, उसे प्राइस की तरह ट्रीट करने से मना कर दिया। एड्रिसन ने और जोर डाला, पूछा कि क्या वो आदमी डिफीट से डरता है। प्रोवोक होकर कमांडर ने डुएल एक्सेप्ट कर लिया, डिक्लेयर किया कि अगर वो जीत गया तो इड्रिस ये डिमांड छोड़ देगा। जवाब में एड्रिसन ने स्टेक्स को अब्सर्ड डिग्री तक बढ़ा दिया। अगर वो हारा तो वो डॉन द सॉर्ड ही सरेंडर कर देगा। कोर्टयार्ड शॉक से शांत हो गया।
आर्विन ने बीच में आने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि उसके लिए इतनी प्रेशियस चीज रिस्क की जाए। एक सोल्जर ने वो बात कही जो सब समझ रहे थे। उस कैलिबर की सॉर्ड पूरे कैसल से ज्यादा वर्थ रखती थी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए नेवरलैंड फैमिली के कमांडर एलिस ने अपनी ब्लेड निकाली। अपने ट्रूप्स की ऑनर के लिए फाइट करने का इंटेंट फॉर्मली डिक्लेयर करते हुए उसने ब्लैक फैंग सॉर्ड रिवील की, जो जनरेशन से चली आ रही एक एयरलूम थी। इड्रिसन उस आदमी के कॉन्फिडेंस पर हंसा और फाइनली डॉन को शीट से निकाला। उसकी ब्रिलियंस से पूरा कोर्टयार्ड रोशन हो गया। आयरनी उससे छुपी नहीं थी। एक मास्टर क्राफ्टेड ब्लेड दूसरी के सामने थी। उसने रिवील किया कि डॉन उसी लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन की 100वीं क्रिएशन थी। कमांडर में टेंशन दौड़ गई जब उसे सच पता चला। उसकी एयरलूम इंफीरियर थी। ब्लू लाइटनिंग जैसा माना इड्रिस की बॉडी के अराउंड सर्च करने लगा। उसे एक क्रैकलिंग ऑरा में लपेट लिया। उसने साफ कर दिया कि इस फाइट में कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगी। उसका पाथ भले ही दूसरों के लिए गलत हो, वो उसने खुद चुना है। उसने उन लोगों के शैलो कन्विक्शंस को डिसमिस कर दिया जो बोरोड रोड्स पर चलते हैं। ये समझाया कि ऐसी जगह कभी उसका होम नहीं रहा। जैसे ही अडीलिया ने देखा, उसने उसके वर्ड्स का वेट और उनमें छुपा हुआ रिस्पेक्ट फील किया। इड्रिसन ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई पाथ उसके लोगों से बिलोंग करता है तो बस वही काफी है उस पर चलने के लिए। उसका अटेंशन बुलाकर उसने उसे क्लोजली वॉच करने की इंस्ट्रक्शन दी। उसके पीछे ब्लू फ्लेम जिंदा हो गए, एक ब्लेजिंग ट्रेल बना रहे थे जो पर्पस के साथ जल रहा था। उसने रिवील किया कि ये वो पाथ है जिसे अब उसे फॉलो करना है। उन फ्लेम्स के अंदर अडीलिया को एग्नेस की इमेज दिखी। लेसन समझते हुए उसने बिना हिचकिचाहट के उसे एक्सेप्ट कर लिया। वाव किया कि वो उस ट्रेल ऑफ लाइट को फॉलो करेगी रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। जैसे ही उसका रिजॉल्व पक्का हुआ, उसका गोल्डन ऑरा उसके मास्टर की पावर के साथ हार्मनी में रेजोनेट करने लगा। कैपिटल में वापस आकर बेल ने किंग को रिपोर्ट किया कि प्रिंस की हॉलिडे प्लान से बहुत पहले ही खत्म हो गई है। शांति से टी पीते हुए किंग ने सुना जब बेल ने आयरन लायन कैसल पर उनके अराइवल और उसके बाद हुए अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स को डिस्क्राइब किया। बेल ने रिमार्क किया कि इस सिचुएशन ने सभी इन्वॉल्व लोगों को सरप्राइज कर दिया था और वॉर्न किया कि दूसरे प्रिंसेस ने भी अपने मूव्स बनाना शुरू कर दिए हैं। उसने समझाया कि रॉयल फैमिली के अंदर बैलेंस ऑफ पावर ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा था। उसके थॉट्स 6 साल पहले हुए एक रॉयल बैंक्वेट की तरफ चले गए। जब उसके रोल एज द बॉयज गार्डियन के बारे में सवाल किया गया तो बेल ने सोचा कि उसने बस एक ओल्ड फ्रेंड की यूनिक रिक्वेस्ट को ऑनर किया था। उसे उस रात का सेकंड प्रिंस याद आया जो हद से ज्यादा ड्रंक था, थ्रोन पर एरोगेंटली लेटा हुआ था और अपने एल्डर ब्रदर को मॉक कर रहा था। ओवरवेट प्रिंस ने फर्स्ट प्रिंस को पब्लिकली रिडिक्यूल किया, आउटरेज प्रोवोक किया और सारा रिस्ट्रेंट खो दिया। उस ड्रंकन फूल ने सोर्ड निकाली और अपने ही खून पर अटैक कर दिया। बेल उसे एक पैथेटिक और होपलेस रफियन के रूप में याद करता था। उसने समझाया कि वो बैंक्वेट रॉट में डूबा हुआ था। लेटर्स और स्कीम्स फ्रीली सर्कुलेट हो रहे थे। जब पॉइजन्स को वाइन की तरह कैजुअली सर्व किया जा रहा था, तब ट्रेजेडी होने से पहले बेल ने इंटरवीन किया। उस क्रूड टॉक्सिन को अपने ब्लू मैना से जला दिया। ऐसा करके उसने वो थोड़ा सा फैमिली अफेक्शन भी जला दिया जो अभी बाकी था। फिर भी उसने माना कि वो स्पॉइल्ड प्रिंस अब पहले जैसा नहीं था। हर दिन के साथ वो लड़का इवॉल्व होता जा रहा था। बेल ने कंक्लूड किया कि वो सो कॉल्ड मैडनेस कभी थी ही नहीं। अपना कप पकड़ते हुए उसने नोट किया कि प्रिंस अब जो बच्चा बन चुका था वो दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसने किंग से प्लीड किया कि उस ट्रबलसम नेफ्यू को एक चांस दिया जाए। किंग ने धीरे से सोचा कि क्या ये बेल बदल गया था या सच में प्रिंस बदल गया था। वो शांति तब टूट गई जब एक सोल्जर अंदर घुसा और अर्जेंसी में लॉर्ड विलोविन को बुलाने लगा। मैसेंजर ने फर्स्ट प्रिंस के बारे में अलार्मिंग न्यूज दी। बाहर फोर्ट्रेस कोर्टयार्ड में एक्टिविटी का शोर था, जैसे डुअल जारी था। यॉर्क ने केओस को ऑब्जर्व किया, रिमार्क करते हुए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। बेल ने उसे कोल्डली करेक्ट किया, वॉर्न किया कि डेंजर प्रिंस को नहीं है बल्कि उन नाइट्स को है जो उसके खिलाफ खड़े होने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यॉर्क ने सवाल किया कि क्या उस लड़के में सच में इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। जवाब तुरंत मिला, जैसे ही सोल्जर्स हवा में उड़ते हुए फेंके गए। एक और नाइट एफर्टलेसली गिर गया, जैसे वो तिनके का बना हो। डंकन दर्द से चिल्लाया जब वो एक डेवस्टेटिंग ब्लो खाने के बाद जमीन पर लुढ़क गया। ऑनलुकर्स डिसबिलीफ में थे जब प्रिंस ने एक और विक्ट्री क्लेम की। बेल, जिसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उसने सिंपली कंफर्म किया कि ऐसा ही होगा। अपने फेस से पसीना पोंछते हुए प्रिंस हल्का सा मुस्कुराया। उसे सेंस हो रहा था कि रेजिस्टेंस टूटने लगी है। वो चैलेंजर्स को बुलाना जारी रखता है और सोल्जर्स को फोर्स करता है कि वो उसकी ब्लेड के खिलाफ खुद को टेस्ट करें। अपने अंकल के वर्ड्स याद करते हुए उसने रिकॉल किया कि एक रॉयल नाइट सेकंड रिंग तक पहुंचने पर बॉर्न होता है। जो पहले एग्जैजरेशन लगता था अब अनडिनाइबली ट्रू प्रूव हो रहा था। वो इनह्यूमन प्रिसिजन के साथ मूव कर रहा था, अटैक्स को एफर्टलेसली डॉज कर रहा था। उसकी बॉडी प्रोटेस्ट में चिल्ला रही थी जब वो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा था। ट्रू ड्रैगन की एनर्जी का वेट उसकी मसल्स को क्रश कर रहा था।
दर्द को इग्नोर करते हुए उसने पूरा फोकस बैटल पर रखा, उसके अंदर के पावर के इंटॉक्सिकेटिंग फ्लो पर। दुनिया का शोर कम हो गया जब तक कि बस वो और उसका ओपोनेंट नहीं बचे। एक इनकमिंग स्ट्राइक उसके परसेप्शन में स्लो हो गई। उसका माइंड उसकी बॉडी से ज्यादा तेज रेस कर रहा था। ये सेंसेशन उसे उसकी फॉर्मल लाइफ की मेमोरीज में वापस खींच लाई, जहां कॉम्बैट ने कभी उसकी एग्जिस्टेंस डिफाइन की थी। उसकी आंखें इंटेंस ब्लू फ्लेम से जल उठी जब उसने ब्लेड को फ्रैक्शन ऑफ एन इंच से नैरोली इवेट किया। उसने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ रिटालिएट किया, एक शॉकवेव अनलीश की जिसने उसके ओपोनेंट को दूर फेंक दिया। तेज सांस लेते हुए एग्जॉशन उसके लिम्स में आने लगी थी। फिर भी उसने एक और चैलेंजर डिमांड किया, अपनी पीटी हुई वुडन सोर्ड से हैवी ब्लो को ब्लॉक करते हुए। उसका फोकस पूरी तरह इंटैक्ट था। वो घूमा और फ्लूइडली काउंटर किया। ब्लू मैना उसकी मूवमेंट्स को कोट कर रहा था, भले ही उस इम्पैक्ट से उसकी बॉडी हिल गई थी। वो रिट्रीट करने से मना कर दिया, फोर्स यूज करके अपने एनिमी को जोर से पीछे धकेल दिया। उसके स्ट्राइक्स हवा को काटते हुए इतनी स्पीड से जा रहे थे कि आंख भी फॉलो नहीं कर सकती थी। सिर्फ इंस्टिंक्ट पर डॉजिंग करते हुए उसने फेटल ब्लोज को रेजर थिन मार्जिन से अवॉइड किया। उसका कोल्ड गेज ही काफी था ओपोनेंट्स को हिलाने के लिए। आखिर में अपनी सोट पर झुककर उसने गहरी सांसें ली। आसपास गिरे हुए बॉडीज थे। कोर्टयार्ड के सेंटर में अकेले खड़े होकर वो एक अनचैलेंज्ड विक्टर लग रहा था। अपनी फटीक के बावजूद वो धीरे से मुस्कुराया, जानता था कि उसने उनका रिस्पेक्ट कमा लिया है। जोर जोर से आवाजें आईं जब सोल्जर्स ने अनाउंस किया कि उसने 70 कंसेक्यूटिव बैटल्स जीत ली हैं। अचानक उसके चारों तरफ ब्लू लाइट फट गई। उसका ऑरा जोर से सर्ज हुआ, जैसे उसका माना कंडेंस हुआ और इरप्ट हो गया। एक थंडरस रिलीज ऑफ पावर के साथ उसे फोर्थ रिंग में धकेल दिया। प्रेशर पूरे कोर्टयार्ड में छा गया, सबको उनकी लिमिट्स तक धकेल दिया। जैसे ही ग्लो इंटेंसिफाई हुआ, उसने रियलाइज किया कि उसकी बॉडी फाइनली मैजिक के साथ अडेप्ट कर रही थी। वो मोमेंट निकल गया और एग्जॉशन ने बिना दया के स्ट्राइक किया। उसके पैर बकल हो गए, वो घुटनों पर गिर गया और दुनिया गोल घूमने लगी। कमांडर एलिस दौड़ते हुए आगे आया और उसे पूरा कोलैप्स होने से पहले संभाल लिया। सांस वापस पाते हुए प्रिंस ने कंफर्म किया कि वो बस एग्जॉस्टेड है। एला ने खुलेआम उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ की, मानते हुए कि उसने पहले कभी ऐसी कॉम्बैट नहीं देखी थी। नाइट्स उसे रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से देख रहे थे, धीरे धीरे कमांडर के सहारे उठ रहे थे। प्रिंस ने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और धीमी आवाज में पूछा कि क्या उसका पॉइंट प्रूव हो गया। एलिस ने बिना किसी हेजिटेशन के सहमत दी, ये मानते हुए कि प्रिंस ने सारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। कोर्टयार्ड में चारों तरफ देखते हुए प्रिंस समझ गया कि उसने विक्ट्री से ज्यादा कुछ हासिल किया है। उसने उनकी लॉयल्टी सिक्योर कर ली थी। रियलिटी उस पर छा गई जब उसने पहचाना कि उसने खुद को ओवर एक्सर्ट कर लिया था और इसका नतीजा उसे बाद में भुगतना पड़ेगा। चुपचाप रिफ्लेक्ट करते हुए उसने रियलाइज किया कि नाइट्स की स्पिरिट कभी नहीं बदलती। स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट की जाती थी और ऑनर की डिमांड थी कि विक्ट्री और डिफीट दोनों को बराबर डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया जाए। जब प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गईं, प्रोसेशन ने फोर्ट्रेस से जाने के लिए कैरेजेस अरेंज किए। इद्रिसन ने सबको फेयरवेल दिया, ये एक्सप्रेस करते हुए कि वो उम्मीद करता है कि उनके पास जल्द ही फिर मिलेंगे। उसने काउंट बैरन और दूसरों को वेल विशेस दी, अर्ज किया कि अगली मीटिंग तक सब केयर करें। जाने से पहले उसने बैरन को अलग बुलाया और एक आखिरी फेवर मांगा। उसने मांगा कि उसके स्टे के दौरान जो कुछ भी हुआ वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहे। बैरन ने इसके पीछे का रीजनिंग पूछा। उसका बिलीफ था कि ऐसी पावर को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए रिवील करना चाहिए। इद्रिसन ने हालांकि एक प्लेफुल एज के साथ अपना इंटेंट रिवील किया, एडमिट किया कि सीक्रेसी उसके प्लान्स को सूट करती है क्योंकि वो एक खास इंडिविजुअल को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही शाम हुई, ग्रुप ने एक विविड सनसेट के नीचे फॉरेस्ट में कैंप लगा लिया। कैर ने आसपास पेट्रोल करने और एरिया को सिक्योर रखने के लिए वॉलंटियर किया। दूर से अरविंद चुपचाप इद्रिसन को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी नजर वहां ठहरी हुई थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। उसने नोट किया कि वो लाइफ इन द वाइल्ड में कितनी अननेचुरली क्विकली अडेप्ट हो गया था। इद्रिसन यॉर्निंग करते हुए अपनी एग्जॉस्शन एडमिट की। सरप्राइज था कि वो इतनी देर तक कैसे एंड्योर कर गया। टेंट के अंदर अडीलिया ने अपने मास्टर से अकेले में बात करने की परमिशन रिक्वेस्ट की। इद्रिसन ने सजेस्ट किया कि वो कैरेज में रेस्ट करे जहां ज्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन उसने मना कर दिया, इंसिस्ट किया कि वो पास ही रहेगी अगर उसे किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़े। खुद को बेड पर फेंकते हुए इद्रिसन को लगा जैसे उसकी हर मसल प्रोटेस्ट कर रही हो, क्योंकि फटीग आखिरकार उस तक पहुंच गई थी। दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए उसने रियलाइज किया कि ऑर्डर ऑफ द आयरन लायन उम्मीद से कहीं ज्यादा वीकर था। यहां तक कि उनके अथॉरिटी फिगर्स भी ट्रू स्वॉर्ड एक्सपर्ट्स को सरपास नहीं कर पाए। ज्यादातर नाइट्स मुश्किल से स्वॉर्ड मास्टर रैंक तक पहुंचे थे, एक ऐसा लेवल जिसको पाने के लिए कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगता था। उसने चुपके से बैलाहार्ड और उस जनरेशन के दूसरों को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल वेस्ट कर दी। टैलेंट तो था, फिर भी फियर या कंप्लेसेंसी ने उन्हें इसे पूरी तरह से कल्टिवेट करने से रोक दिया था। वो समझ गया कि ये एरा उसकी पास्ट लाइफ से अलग तरीके से फ्लो करता है। पुरानी गलती ना दोहराने की डिटर्मिनेशन के साथ उसने रिजॉल्व किया कि वो खुद को सही तरह से रीबिल्ड करेगा, भले ही इसका मतलब नथिंग से शुरू करना हो।
उसका फिस्ट नई रिजॉल्व के साथ कस गया। उसके थॉट्स तब इंटरप्ट हो गए जब बेलाहार्ड ने टेंट में एंटर किया और पूछा कि क्या वो अभी से सोना चाहता है। इद्रिसिन ने अपने अंकल को इनकरेज किया, याद दिलाया कि किसी की एम्बिशंस को परस्यू करने में कभी देर नहीं होती। बेलाहार्ड ने अपने नेफ्यू के अचीवमेंट्स की तारीफ की, नोट किया कि उसने आयरन लायन की लॉयल्टी पहले ही जीत ली है। उसका कंपैरिजन दूसरे प्रिंसेस से करते हुए उसने रिमार्क किया कि उनमें से कोई भी इतनी फ्रीडम या कन्विक्शन के साथ एक्ट नहीं करेगा। टोन में अचानक आए इस शिफ्ट ने इद्रिसिन को अनसेटल कर दिया। वो सोच रहा था कि उसके अंकल को क्या हो गया है। बेलाहार्ड ने क्लैरिफाई किया कि वो दूसरे प्रिंसेस वाले वेजर की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनके पहले हुए अग्रीमेंट की। कंडीशन थी एक डबल चेन नाइट को डिफीट करना, और ये कंडीशन इद्रिसिन ने तभी पूरी कर दी थी जब उसने एफर्टलेसली फ्रांसिस को ओवरकम किया था। ये एक्नॉलेज करते हुए बेलाहार्ड ने गंभीरता से उस डिसाइसिव मोमेंट पर किए गए वादे को ऑनर किया। उसने इद्रिसिन को अपना राइटफुल लॉर्ड मानते हुए अपनी लॉयल्टी प्लेज की। उसे एक फेथफुल वैसल की तरह सर्व करने की कसम खाते हुए उसने थर्ड लीजन की पूरी स्ट्रेंथ उसके कॉज में कमिट कर दी। इद्रिसिन पैनिक में रिएक्ट किया, इंसिस्ट किया कि उसने कभी ऐसी डिवोशन नहीं मांगी थी। उसने अपने अंकल को याद दिलाया कि उसने सिर्फ ट्रस्ट मांगा था, अलीजेंस नहीं, और फर्मली रिजेक्ट किया कोई भी इम्प्लीकेशन कि वो कर्स्ड थ्रोन सीक कर रहा है। वापस आने पर कैसल ने उसका वेलकम एक किंग के अराइवल जैसी कमोशन के साथ किया। इद्रिसिन ने जल्द ही खुद को मेड्स और अटेंडेंट से घिरा हुआ पाया, केओस से ओवरवेल्म्ड हो गया। अनॉयड होकर उसने डिमांड किया कि सब उसे अकेला छोड़ दें और एरिया क्लियर कर दें। दूर से गार्ड्स मजे से देख रहे थे। प्रिंस की ये इरिटेशन उन्हें अजीब तरह से प्यारी लग रही थी। आखिर में उसने अपने चेंबर में एक रेयर मोमेंट ऑफ साइलेंस एंजॉय किया। ये शांति तब टूट गई जब थर्ड प्रिंस बिना अनाउंस किए अंदर घुस आया, जोर से अपनी रिटर्न अनाउंस की और इड्रिस की एब्सेंस का मजाक उड़ाया। उसने अपने ब्रदर पर चुपके से फोर्सेस गैदर करने का अक्यूज किया और रिवेंज लेने की कसम खाई, उस चीज के लिए जिसे वो बिट्रेयल मानता था। इड्रिसिन एग्जॉस्टेड होकर एक्यूजेशंस को डिसमिस कर दिया। एक बार फिर स्टेट किया कि उसे पावर या सक्सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छे से जानता था कि अब कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। वैलरहार्ट को वापस बुलाते हुए इड्रिसिन ने उसे फॉर्मेलिटीज अबैंडन करने को कहा, लेकिन उसके अंकल ने ऑनर की बात की। उसे याद दिलाया कि हाउस बैलर्ड एक शील्ड की तरह खड़ा है, किंगडम को नॉर्डर्न मॉन्स्टर्स से डिफेंड कर रहा है। अगर इड्रिस ने एक किंग की तरह एक्ट करना चुना तो वो शील्ड उसके लिए मूव करेगा। उसने वॉर्न किया कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है और कसम खाई कि किसी को भी उसके नेफ्यू को नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं मिलेगी। रूम से जाते हुए बैलरहार्ट ने इड्रिस को अर्ज किया कि वो उसके वर्ड्स को याद रखे। जब वो अकेला रह गया, इड्रिसिन ने फर्स्ट प्रिंस होने के बर्डन पर रिफ्लेक्ट किया। उस पर थकान छा गई। उसने थोड़े से पीस की इच्छा की। उसका गोल वही रहा, लूमिंग थ्रेट को जल्दी से एलिमिनेट करना ताकि वो आखिरकार रेस्ट कर सके। ऐसा करने के लिए उसे ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए होगी जो किसी भी ओपोनेंट को क्रश करने के लिए ओवरवेलमिंग हो। बाद में ग्रैंड हॉल रोशनी से जगमगा उठा क्योंकि चैंडलियर्स ने बैंक्वेट के लिए इकट्ठे हुए नोबल्स को इल्यूमिनेट किया। किंग लायनेल लिमर ने एक कमांडिंग प्रेजेंस के साथ एंटर किया, सबका अटेंशन ड्रॉ करते हुए। थोड़ी देर बाद हेरल्ड ने फर्स्ट प्रिंस इड्रिस लिमर के अराइवल का अनाउंस किया। जैसे ही उसने अंदर स्टेप रखा, उसने महसूस किया कि उस पर अनगिनत आंखें टिकी हैं, क्यूरियस, एनवियस, कैलकुलेटिंग। बाकी के प्रिंसेस और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी क्राउड में दिख रहे थे। हॉल के पार अपने फादर की गेज से मिलते हुए इड्रिसिन ने थ्रोन पर बैठे किंग के साथ एक साइलेंट, मीनिंगफुल लुक एक्सचेंज किया।